इंटरव्यू में बच्चे जाते हैं उसका बड़ा डर रहता है कि आप नाराज हो रहे हैं क्या? नहीं, मतलब ये कहाँ मैं बात ले गया? नहीं नाराज नहीं हो रहा, बड़ी अच्छी बात हो रही है। वही मीनिंग आ गया ना इसका, हम कहाँ जा रहे हैं, हम बैठे किस लिए, हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं मैं खेल नहीं रहा, मुझे सच में ऐसा लगा, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना या तो यहीं वाइंड अप कर दो, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा यार बंदा पागल नहीं बन रहा। मैंने आर्यन को बोला था कुछ भी हो जाए ना कैमरा मत बंद कराना, मैं प्रैंक करूंगा। यार वो फेल कर दिया आपने मेरा। हमारे साथ हैं हमारे आज की बैठकी के मेहमान गौरव खन्ना। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर वंडरफुल चैनल, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चैनल्स। आपका एक पढ़ायक बच्चा था जिसके पिताजी शायद गैंगस्टर थे और बाकी टीचर्स को कहा करता था कि तुम लोगों की मैं नहीं सुनता, लेकिन आपकी सुनता था। वो सीधा आता था मेरे पास और बोलता था सर एक थप्पड़ मारो ना। बड़े प्यार से बोलता था कि सर आपसे खाना है, और दूसरे टीचर्स के लिए बोलता था इनकी तो औकात नहीं मेरे को हाथ लगा दे। तो स्कूल में आप लड़ाई झगड़े में शामिल रहते थे? बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत डरपोक था, बहुत डरता था, इसलिए तो गैंगस्टर बनना चाहता था। हमारी एक मैम थी ललिता मैडम, बिना बात पे धोती थी। हम लोग वॉशरूम जा रहे थे तो आ रही थी वो कॉरिडोर से और उन्होंने रोका, इधर आ। मैंने कहा यस मैम, पटाया केक लगाया, मारे थप्पड़। कहती है कहाँ जा रहे हो? मैम वॉशरूम जा रहे हैं। वो कहती है पास है? मैंने कहा यस मैम है, दिखाया। कह रही है ठीक है जाओ। मैं तो मारा का है भाई। पहला थपेड़ा पड़ता है ना जब ट्रोल्स का, 10,000 लोग मिलके गालियां दे रहे हैं, तब वो क्या करे? गौतम बुद्धा के पास एक आदमी है, उसने बहुत गालियां निकाली, वो शांत बैठे रहे, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं किया। जब वो चुप हो गया तो उसको कहते हैं और कुछ। मैं यहाँ ना बैठा होता अगर आज मैं गालियों से परहेज करता तो जिसके पास जो चीज़ है वो देगा। तन्मय भट्ट ने आपको रोस्ट किया था, तब कैसा लगा था आपको? रिएक्शन क्या था आपका? मेरे को बहुत सारे डीएम आ रहे हैं, सर तन्मय भट्ट ने आपके ऊपर वीडियो बनाया, तन्मय भट्ट। तन्मय भट्ट ये है कौन? तो मैंने को पता लगा कि हाँ दैट इज द तन्मय भट्ट। तो मुझे अच्छा लगा। अब वो रोस्ट जो कर रहे हैं, अगर मैं उस व्यक्ति से पर्सनली मिलूंगा तो मेरे को तारीफ ही करेंगे, रोस्टिंग उनका काम है। सो ही इज टॉकिंग अबाउट मी। टिकटॉक जब बंद हुआ तो कैसा लगा था आपको? टिकटॉक में मेरा एकदम से बहुत अच्छा वायरल हुआ था कंटेंट और डेली बढ़ रहे थे। उन्होंने मेरे को मेल कर दिया था कि हम आपका अकाउंट वेरीफाई कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे टीवी पे देखा, भाई और बहनों आज टिकटॉक। सर गुड इवनिंग। काहे की गुड इवनिंग यार? गुड क्यों बोलता है यार? मन में तेरे कुछ है? सर क्यों मजे ले रहे हो? हंस क्यों रहे हो? मुझे नहीं हंस नहीं रहा, वो मुझे इशू जो तूने किया ना, मेरे को ना सच में बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है यार अंदर से। सर रो क्यों रहे हो सर? मैं झूठ बोला, किसी ने कान भरे हैं। झूठ बोलने को अंग्रेजी में लाई कहा जाता है। Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हमारी एक कॉमन याददाश्त है। याददाश्त कुछ ऐसी कि रील किसको कहते हैं, शॉर्ट्स किसको कहते हैं, ये अभी हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझे नहीं थे। एक व्यक्ति को हमने देखा कि जो किसी मैयत जैसे कार्यक्रम में कुछ कर रहा है और अचानक से वो अंग्रेजी का एक शब्द सिखा जाता है। हमें लगा कि ये क्या चीज़ है, ये कोई नया ट्रेंड है, ये व्यक्ति कौन है, क्या ये व्यक्ति ऐसा ही कुछ और करेगा, ये सिर्फ एक ही वीडियो है और बात आई गई हो जाएगी। बात आई गई नहीं हुई, उस व्यक्ति को देखने की आदत पड़ गई। हमने भी उन्हें खूब देखा है, आपने भी उन्हें खूब देखा है। एक हैंडल का नाम हमको याद हो गया है, गौरव मोटिव ग्रूम। गौरव नहीं, गौरव मोटिव ग्रूम। और हमारे साथ हैं हमारे आज की बैठकी के मेहमान गौरव खन्ना। उन्हीं से हम बात करेंगे। उन्हीं की मैंने तारीफ़ करने की कोशिश की, थोड़ा अटका, लेकिन वो नहीं अटकते हैं अंग्रेजी बोलने में और अंग्रेजी सिखाने में। स्वागत है आपका। थैंक यू सो वेरी मच। और लल्लन टॉप में क्यों है ये आज पता लगेगा आपको कि इतने बढ़िया गेस्ट्स को बुलाते हो इसलिए टॉप पे है। ये बात तो है। लल्लन नाम है आपके चैनल का, लेकिन टॉप इसलिए क्योंकि यहाँ पे टॉप के गेस्ट आते हैं। तो खैर आपने मेरी वीडियोस बहुत देखी और फिर भी कम देखी, ऐसा आप कहना चाहते हैं ना? तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत फ़नी चीज़ें जुड़ी हुई है मेरे साथ, वही मेरी वीडियोज़ में भी रिफ्लेक्शन आता है। एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर वंडरफुल चैनल, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चैनल्स। मतलब इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं यहाँ पर हूँ, सच में मेरा बहुत फेवरेट रहा है लल्लन टॉप। इस चैनल पे हम फैक्ट चेक भी करते हैं, तो साथ के साथ फैक्ट चेक करता चलता हूँ कि आपकी भरपूर वीडियो जो हमने देखे हैं, मैंने तो बहुत ही देखे हैं। अभी आपके ये कार वाली वीडियो, एक जो वो ठेला धक्का दे रहा है वो वाला वीडियो भी आजकल में ही मैंने आपका देखा। तो इस पे बात करेंगे, वीडियोज वगैरह पे तो बात करेंगे। शुरुआत पे बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी रही, कैसे स्टूडेंट थे आप? पढ़ाई लिखाई मेरी बहुत बेकार रही, यही एक बात है जो मैं कभी नहीं छेड़ना चाहता। और मेरे मैक्सिमम पॉडकास्ट में शुरुआत यहीं से होती है। तो क्या पढ़ाते हो आप, सिखाते हो? हाँ, ये वो है कि जिस चीज़ से आप भागते हैं ना ज़िंदगी में, वो आपके सामने आती है।
ठीक है, ये तो फैक्ट ऑफ लाइफ है, जिससे जितना भागोगे वो आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। तो मैं भी टीचर ऐसे ही बना। मेरे को लगता नहीं था पूरी ज़िंदगी में, कभी भी सपने में भी नहीं आ सकता था कि मैं कभी टीचर बन सकता हूँ। आई वॉज दैट मच वीक, मतलब पढ़ने में मैं इतना ज़्यादा ख़राब था। ख़राब भी एक अच्छा शब्द है, मैं उससे भी ज़्यादा बिलो था। तो मेरा जो लेवल था बहुत ख़राब था। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, आई वॉज ऑल्दो इन दैट कॉन्वेंट स्कूल पश्चिम विहार में, दिल्ली में, सेवियर कॉन्वेंट के नाम से था, वो इंद्रप्रस्थ बन चुका है। तो वहाँ पे मेरा 8th स्टैंडर्ड में क्या लेवल था कि एक बारी टीचर हमें रीड करा रही थी, और जैसे होता है ना कि कौन रीड करेगा, तो इंटेलिजेंट बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, और मैं बैक बेंचर था तो पीछे छुपता था बल्कि। तो मैं देखता था कि जो हाथ नहीं खड़ा करते मैम उनको उठाती कि बेटा आजा रीड कर। अब मैं फंसना नहीं चाहता था क्योंकि इंग्लिश और मैं इतने नज़दीक थे जितना धरती और आसमान। तो एक दिन मैंने हाथ खड़ा किया और मुझे लगा मेरे को तो बुलाएंगी नहीं, और बहुत कॉन्फिडेंटली उन्होंने बुला लिया, गौरव आ जाओ। अब मैं तो देख रहा भाई ये हुआ क्या। सो खैर मैंने पढ़ना शुरू किया, उसके अंदर एक वर्ड आया शुड। ठीक है, आज अगर आप 3rd क्लास के बच्चे से पूछेंगे SHOULD तो वो आपको बहुत आराम से बता देगा शुड। लेकिन मैंने उसको शुल्ड पढ़ दिया। मैं 12 साल का था, 8th स्टैंडर्ड में था, कॉन्वेंट स्कूल में। और जैसे मैंने शुल्ड पढ़ा तो वो मैम जो थी उनका नाम था मौवा मैम। तो हम उनको प्यार से पीठ पीछे पौवा मैम बोलते थे बैक बेंचर से ना। तो उन्होंने मेरे से एक बुक ली और ऐसे पटकी टेबल पे और मेरे को बहुत गुस्से से बोला, शुड को शुल्ड बोलता है, कुड को कुल्ड बोलेगा, वुड को वुल्ड बोलेगा, पढ़ता नहीं है, नलायक है, ठेला लगाएगा, भटूरे बेचेगा, ये वो सब बोल के उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो ऐसा मेरा लेवल रहा है। अब मैं बाहर खड़ा होकर ऐसे सड़ रहा था कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है। खैर इसमें 2-3 चीज़ें थी। मेरे मन में एक ख्याल आता था कि अगर कभी मैं टीचर बना, विच वॉज इम्पॉसिबल इवन टू थिंक, तो मैं ऐसा टीचर कभी नहीं बनूंगा। इस औरत ने इतनी एनर्जी लगा के इतना मेरे को धिक्कार के ये चीज़ें बोली, इससे अच्छा बोलती नहीं बेटा, इसको ना शुड बोलते हैं, और ऐसे ही कुड होता है, ऐसे ही वुड होता है, ठीक है, अब बेटा आगे पढ़। मैं सीख लेता और एक लर्निंग हो जाती, उसकी इज्जत भी होती। आज मैं उनका जो है टीचर का पॉजिटिवली नाम ले रहा होता। तो ऐसी मेरी स्कूलिंग रही है, बहुत ख़राब रही है, बहुत बेकार था मैं पढ़ने में। आज जो मैं अच्छा टीचर कहलाता हूँ, मेरे को जितने लोग मेरे से पढ़े हैं, जब मैंने ऑफलाइन अपना इंस्टीट्यूट चलाया, काफ़ी सालों चलाया और बहुत अप्रिसिएशन हुई मेरी, तो वो जो अप्रिसिएशन का मैं हकदार बना वो इन्हीं बेकार टीचर्स की वजह से बना। क्योंकि मुझे लगता था मैं कभी अगर टीचर बनूंगा ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करूँगा जैसा मेरे साथ हुआ। सो एक वो चीज़ है, मैं जानता हूँ एक वीक जो स्टूडेंट है, जो बहुत कमज़ोर है, उसको क्या चाहिए, उसको बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड मेथड चाहिए, उसको बहुत प्यार से कोई समझा दे ये चाहिए, उसको एम्बेरस ना करे कि तेरे को इतना नहीं आता, ये नहीं चाहिए उसको। तो उसको प्यार से कोई प्यार से समझा दे ये चाहिए। तो वो चीज़ मैंने अपनी ऑफलाइन टीचिंग में भी रखी, ऑनलाइन में भी। अब मैं जैसे रील्स वगैरह बनाता हूँ तो फन इसलिए करता हूँ सो दैट इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ईजी लगे, मजाक लगे, मजाक में सीखना मिले। तो ये रीज़न रहा मेरे इतना फ़नी तरीके से पढ़ाने का, ताकि किसी को एम्बेरसमेंट ना हो। नहीं आता उसकी एम्बेरसमेंट। तो आपने शुरू कब किया था पढ़ाना, कब शुरू मैंने किया? पढ़ाना शुरू किया इन 2001। कॉलेज वगैरह हो गया था आपका या कॉलेज चल रहा था? नहीं, उसी दौरान पढ़ाना शुरू किया। तो बड़े अतरंगी आपके स्टूडेंट्स हुआ करते थे, कुछ गैंगस्टर्स को भी आपने पढ़ाया है? कुछ गैंगस्टर्स को भी पढ़ाया है, पुलिस ऑफिशियल्स को भी पढ़ाया है, लॉयर्स को भी पढ़ाया है, और बहुत हर एक फील्ड से, कुछ बिजनेस टाइकून्स रहे हैं उनको पढ़ाया है मैंने। तो मेरे क्लाइंट्स जो रहे हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल पे भी रहे हैं, जो मतलब वेल नोन, और स्टूडेंट लेवल के लोग भी रहते थे। मैं छोटे बच्चे तो लेता ही नहीं था, क्योंकि एक जो पढ़ाने का ढंग था, वो जो एक मेच्योर टॉक्स होती थी बीच में, वो मुझे लगता था कि एक मेच्योर वाला रहे स्टूडेंट तो बेटर है। बहुत सारी हाउसवाइफ स्टूडेंट्स, ये सब मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं, इन सबको पढ़ाया। तो ऐसे भी लोग आए गैंगस्टर वगैरह टाइप। गुंडों को तो बहुत पढ़ाया। गैंगस्टर एक मेरे को पता है, जिन्होंने बताया कि वो प्रॉपर गैंग है उनका, प्रॉपर एक प्रोफेशनल आदमी जिसका काम ही वही है। उसके अलावा जो बुलीज होते हैं, जो गून्स होते हैं, उनको तो वो तो बहुत पढ़ाया है मैंने, बहुत पढ़ाया और बहुत सीधे भी करे हैं। क्या करेंगे वो अंग्रेजी सीख के? उनका अपना एक वो ढंग है, उसको बात करनी है अपनी गर्लफ्रेंड से, या फिर एक जब वो मॉल जाता है तो लोगों को नहीं पता उसके पास क्या चीज़ है और वो कौन है। वहाँ पे तो सेल्समैन उससे इंग्लिश में बात करेगा। अब उसको LV की चीज़ें खरीदनी है, वो शोरूम में एंटर करने से पहले घबरा रहा है। किससे घबरा रहा है? वो इंग्लिश से घबरा रहा है। तो उसको वो चीज़ें अपनी कवर अप करनी है कि मैं किसी गैदरिंग में जाऊँ, वहाँ पे कोई मेरे से इंग्लिश में बात करे तो मैं उसको हैंडल कर पाऊँ, मेरी बेइज्जती ना हो। वहाँ पे वो बात पे पिस्टल तो निकालेगा नहीं, चाहे जितना मर्जी बड़ा क्रिमिनल हो, किसी को इंग्लिश बोलने पे गोली तो नहीं मारेगा। तो उनके ये इश्यूज़ होते हैं। फिर आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मैसेजेस का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, तो इंग्लिश ही चलती है चैटिंग में। उनको वो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, और ये सारी चीज़ों के लिए वो सीखते हैं। आपने जैसे बताया कि आप स्टूडेंट तो
जितने माशाल्लाह अच्छे था। थे उतने अच्छे थे ही, फिर आपने पढ़ाना शुरू किया। तो बीच में क्या हुआ कि आप पढ़ाने की लाइन में आ गए और कहाँ आपने खुद सीखा? पैसा पैसा? पैसा। जब मैं मतलब घर से मैंने पैसे लेने छोड़ दिए थे, मुझे था कि अब मेरे को अपने ही बलबूते पे कुछ करना है, और मैंने पैसा कभी भी वेस्ट नहीं किया अपनी लाइफ में। तो मेरे को जो पॉकेट मनी मिलती थी उससे मैंने धीरे धीरे करके बहुत पैसे जोड़े हुए थे। तो मुझे था कि अब मैं इन्हीं पैसों से काम चलाऊंगा, मुझे और नहीं लेना है घर से, अब मैं अपने आप ही कमाऊंगा, मुझे बोझ नहीं बनना है। तो उस वजह से मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो इंग्लिश में मैंने बहुत मेहनत करी हुई थी। जब मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया तो मैंने बहुत मेहनत करी। आई स्वेटेड ब्लड, खून पसीना एक कर दिया। इंग्लिश का बड़ा अच्छा फ्रेज है, स्वेट ब्लड। स्वेट मतलब पसीना, ब्लड मतलब खून। तो स्वेट एज अ वर्ब यूज़ होता है। तो आई स्वेटेड ब्लड मतलब मैंने बहुत मेहनत करी। तो इतनी अच्छी नॉलेज थी, फिर मेरे को लगा कि अब यही एक चीज़ है जिससे मैं पैसा कमा सकता हूँ बिना लगाए। क्योंकि टीचिंग एक ऐसी चीज़ उस टाइम पे थी कि आपको लगाने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ आपको ऐड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे आपने फैला दिया कि भाई मेरे को ये पढ़ाना है, आपको स्टूडेंट्स मिल जाते थे आराम से। आज का माहौल डिफरेंट, आज बहुत कमर्शलाइज हो चुका है। तो पैसे के लिए मैंने पढ़ाना शुरू किया। वहाँ से ये हुआ कि मेरा काफ़ी अच्छा नाम हो गया। नाम हुआ तो फिर काम हो रहा है, फिर मैंने बहुत पैसा कमाया। पहला सेटअप कैसा था? ऐसे बोर्ड लगा के? नहीं, पहला सबसे पहला सेटअप ये था कि मैं अपने रूम में पढ़ाता था। एक दीवान था जिसको हम सिंगल बेड बोलते हैं, और सोफ़ा था, उसके ऊपर स्टूडेंट्स बैठते थे। जब ज़्यादा स्टूडेंट होते थे ग्रुप में तो नीचे बैठते थे, कुछ मेरे बेड पर बैठते थे। इस तरीके से था। मैं डिक्टेट करता था, वो लिखते थे। फिर मैंने एक बोर्ड ले लिया था, पीछे बोर्ड लगाता था। फिर इस तरह से धीरे धीरे हुआ। फिर 2009 में मैंने उसको प्रॉपर इंस्टीट्यूट की शेप दी और नाम रखा उसका अल्फ इंस्टीट्यूट। अल्फ मीन्स गॉड। ओह, तो ये कहाँ चला करता था? पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार में, आपके इलाके में। आपके स्कूल, आपका एक पढ़ाया एक बच्चा था जिसके पिताजी शायद गैंगस्टर थे, और वो बाकी टीचर्स को कहा करता था कि तुम लोगों की मैं नहीं सुनता, लेकिन आपकी सुनता था। बड़ी अच्छी R&D करी हुई है आपने उसको टोका था। वो ये था कि मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, पश्चिम बिहार में एक स्कूल था। तो उन्होंने मुझे हायर किया था उनकी टीचर्स को पढ़ाने के लिए। तो उनकी टीचर्स को इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज की ट्रेनिंग देनी थी। तो जब सुबह प्रेयर होती थी, उस आधे घंटे में मेरे पास 22 टीचर्स उन्होंने दिए थे जिनको मुझे ट्रेनिंग देनी होती थी। तो उसके बाद उनको बड़ा अच्छी मेरी मतलब वेज बड़े अच्छे लगे, तो उन्होंने मेरे को क्लासेस भी दी। तो उसमें एक 8th स्टैंडर्ड पे एक लड़का था जिसके लिए मेरे को सभी टीचर्स ने बोला था कि सर इससे कभी पंगा मत लेना। मैं मारता वारता तो वैसे ही नहीं था, क्योंकि मैं खुद कितना धुला हुआ था अपने स्कूल टाइम में कि मेरे को यह था कि नहीं, मेरे को ऐसा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। तो उस पर्टिकुलर लड़के के लिए मेरे को सबने बोला था कि सर इसका फादर जो है वो गैंगस्टर हैं। कोई भी अगर टीचर इसको हाथ लगा देता है ना गलती से, तो वो आते हैं सीधा पी के फुल पी के और गाली गलौज करते हैं पिस्टल रख के। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं मारता, इसको मैंने कहाँ मारना है। अब उस बच्चे से साथ मेरा इतना लगाव हो गया, उसका मेरे से इतना लगाव हो गया कि वो मेरे को बहुत प्यार करता था। इवन जब रिसेस में मैं दूसरे टीचर्स के साथ होता था तो वो सीधा आता था मेरे पास और बोलता था सर एक थप्पड़ मारो ना। मैं कहता था नहीं, मैं नहीं मारूंगा तेरे को। बड़े प्यार से बोलता था कि सर आपसे खाना है, और दूसरे टीचर्स के लिए बोलता था इनकी तो औकात नहीं, मेरे को हाथ लगा दे। मतलब ऐसे बोलता था वो। और वो जो टीचर्स होते थे वो ऐसे शर्म से ऐसे ऐसे करते थे। मैं उसको बोलता बेटा ऐसे मत बोला, अगर अच्छी बात नहीं है। कहते नहीं सर इनकी हैसियत नहीं, मेरे को हाथ लगा दे, आपसे खाना आप मारते नहीं हो। तो वो इतना प्यार करता था। तो फिर उसको धीरे धीरे चीज़ें समझाता था कि बेटा ऐसा नहीं करना है मेरे को। बाद के टाइम में कभी मिलना हुआ उससे? नहीं, वो वहाँ पे उस स्कूल में मैंने 9 मंथ्स के करीब अपना वो दिया, फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं अपनी दूसरी क्लासेस में बहुत बिजी हो गया था। जो मतलब मैं किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में लेता था उस टाइम पे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है मैंने। उसके बाद मैंने 2009 में अपना इंस्टीट्यूट खोला। अब बात गैंगस्टर्स की कर रहे हैं, एक और गुंडे की मेरे को कहानी याद आती है। आप उसकी मदद लेने गए थे किसी पड़ोसी को धमकाने के लिए। वो तो बहुत छोटे बचपन की बात है। कितने छोटे थे आप? वो मैं होऊंगा शायद उस टाइम मे बी 11 साल का होऊंगा शायद। आई थिंक इट वाज आई वाज 11 ईयर्स ओल्ड मे बी। तो हमारे एरिया में वो बड़ा नामची गैंगस्टर था, पता था उसने 3 मर्डर्स करे हुए थे और उस टाइम उसका बहुत ज़बरदस्त नाम हो गया था। उस टाइम ना केबल चलते थे, केबल टीवी। तो केबल की एक दूसरे की ये लोग राइवल क्या करते थे, तारे काट दिया करते थे। उस चक्कर में इनके आपस में लड़ाइयाँ होती थी। तो उसने 3 मर्डर कर दिए थे, एक दूसरी टीम के लोगों के उसने 3 लोगों को मार दिया था। तो ट्रिपल मर्डर केस में उसका बहुत नाम हो गया था, मतलब वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हो गया था। एंड व्हेन ही केम ऑन बेल, क्योंकि हम इंडिया में तो ठीक है आजकल तो ऐसे में काम चल जाता है, ठीक है 300 वर्ड के ऐसे में आजकल काम चल जाता है। उस टाइम वो कुछ टाइम के लिए जेल में था। आपके पास ऐसी रिक्वेस्ट आई कि अंग्रेजी में 300 शब्द का ऐसे वो बढ़िया हो जाएगा ना। नहीं अभी तक तो नहीं आई। ऐसे बच्चे ना ही मिले तो अच्छा। तो वो उसका बड़ा नाम था उस टाइम। तो मैं एक अपनी फैमिली के साथ किसी वेडिंग में था,
तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड ने बताया, कहते देख वो ना वो है, उसका नाम लिया कि वो है वो। मैंने कहा अच्छा ये है। और मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था कि मेरे को गैंगस्टर्स वगैरह के साथ दोस्ती करनी है। बड़ा एक वो था कि मेरे को पावर चाहिए, मेरे को गैंगस्टर बनना है। बड़ा क्रेज था उस टाइम पे बचपन में। क्या बदला लेना था तो इससे क्या बचपन में था ऐसा कि हाँ वही बदले की भावना होती है ना। उसने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, वो टीचर ने ऐसे कैसे बोल दिया। मैंने एक हिट लिस्ट बनाई हुई थी अपनी प्रॉपर, मेरी हिट लिस्ट थी, उसके अंदर 3-4 तो मेरे टीचर्स थे, 1-2 पड़ोसी थे। तो प्रॉपर हिट लिस्ट थी मेरी, बड़ी सीरियस हिट लिस्ट थी। तो मेरे को उसके लिए कुछ बैकअप चाहिए था। तो मेरे को था कि गैंगस्टर्स वगैरह से मेरे को करना है। और मैं वो, मेरा जो फेवरेट सॉन्ग था ना उस टाइम, वो खलनायक मूवी वाले सॉन्ग थे मेरे, मैं हूँ खलनायक टाइप्स। तो मैं फील करता था मैं संजय दत्त हूँ, संजू बाबा। तो वो लड़के के पास में गया, वो तो बंदा था बड़ा, और मैं 11 साल का हूँ आई थिंक, 11 या 12 जो भी। तो अब मैं उसके पास गया, तो मैंने कहा भैया आपका नाम ये है? कहता है हाँ बेटा बोलो। मैंने कहा मेरे को आपसे ना दोस्ती करनी है। अब उसने मेरे को अपने पास बिठा लिया, और वो मेरे साथ इतना घुल मिल गया। एक पता नहीं शुरू से भगवान ने चीज़ दी है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं मेरे से। मतलब ये सेल्फ प्रेज नहीं है, ये उसकी प्रेज है कि उसने ऐसा दिया है। नहीं, इसमें मेरा कोई गुण गौरव नहीं है। आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर दिस। तो वो मेरे से इतना इम्प्रेस हो गया कि वो मेरा 15-20 मिनट के अंदर इतना अच्छा दोस्त बन गया। और फिर उसके बाद तो मैं स्कूटी पे लेके उसको घूमता था। उस टाइम आता था सन्नी स्कूटर। तो कभी भी वो मेरे को मिल जाता तो दूर से आवाज लगाता था गौरव, और सारे देखते थे कि भाई ये मतलब तालमेल क्या है। तो एक बारी हमारे पड़ोसी से कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा हो गया, और वो थोड़ा सा पावरफुल आदमी था। तो वो नीचे बैठ गया कि भाई इनके घर से जो भी निकलेगा मैं उसको आज मारूंगा। तो मैं दूसरे गेट से उसको, मैंने उसके पास गया, मैंने उसको फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे पंगा हो गया। कह रहे तेरे साथ तेरा पंगा हो गया, कौन है? तो वो नीचे आया, मतलब उसने मेरे को बोला कि तू नीचे आ जा, मैं आ रहा हूँ। उसके ब्लॉक में मैं गया, तो वो नीचे आया और कह रहे गौरव क्या है? तो मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे वो बैठा हुआ है। कह रहे वो बैठा हुआ है कि मारेगा तेरे को? अच्छा। तो मैंने कहा हाँ भैया चलो आप। तो उसने ऐसे ना शॉल हटाई, तो कुछ पहना नहीं हुआ था। कह रहे गौरव मैं शर्ट पहना हूँ। मैंने कहा भैया शर्ट शॉल छोड़ो, आपकी शक्ल बहुत है, बैठो आप। और वो बैठा पीछे मेरे साथ गया। जैसे मैं घर के वहाँ पे रोकी स्कूटी, वो जो बंदा बैठा हुआ था हमारा नेबर, वो कुर्सी छोड़ के भागा वहाँ से, लिटरली भागा। तो इतना पावरफुल बंदा था वो उस एरिया। अभी मिलता है मेरे को कई बार, वंस इन ए ब्लू मून कभी होता है तो दूर से ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग। तो ये था। मेरी मदर बड़ी हैरान हुई कि तू छोटा सा है, तेरे दोस्त कैसे हैं भाई? पिटाई नहीं हुई घर में? नहीं पिटाई नहीं। इस मामले में मेरी मदर बहुत वेरी वेरी लीनियंट कि नहीं ठीक है। आज़ादी बहुत दी उन्होंने, लेकिन दूसरी चीज़ें भी उन्होंने बहुत दी, मानसिक पीड़ा भी बहुत दी। लेकिन आज़ादी थी हमें कि आप जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, लेट आ रहे हो, ठीक है, इट्स ओके, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है ठीक है। उस वजह से भी मुझे लगता है मैं काफ़ी खुला हुआ हूँ, जो कि होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो स्कूल में आप लड़ाई झगड़े में शामिल रहते थे? बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत डरपोक था, बहुत डरता था। इसलिए तो गैंगस्टर बनना चाहता था कि मेरे को डर खोलना है अपना। तो फिर एक दिन मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि भैया मेरे को ना मतलब काफ़ी वो है कि मेरे को बस ऐसा बनना है। तो उसने मेरे को बोला कि ठीक है, अब मैं कभी भी लड़ाइयों पे जाऊंगा ना, जो भी हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, मैं तेरे को साथ लेके चलूंगा। और फिर उसने एक चीज़ बताई मेरे को कि मैं तेरे से ये करवाऊंगा, उससे ना तेरा डर खुलेगा। तो फिर उसके बाद मतलब उसके साथ तो मैं रेगुलर टच में था, काफ़ी टाइम तक मैं टच में था। उसके पास चला जाया करता था जब भी मैं फ्री होता था, और बड़ी बड़ी देर तक उससे बातें करनी, वो भी बड़ा उसको मज़ा आता था। फिर धीरे धीरे मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गया। फिर जब यहाँ पे आया तो वो गंद सब हट गया। फिर वो मन में जो था कि ये बनना है, वो बनना है, ऐसा करना है, या फिर ये सब है, वो हिट लिस्ट भी खत्म हो गई। हिट लिस्ट भी खत्म हो गई। तो हिट लिस्ट में मेरी एक टीचर थी सबसे पहले, महुआ मैम? नहीं महुआ मैम नहीं, महुआ मैम अच्छी थी, वो ना कुर्ती बहुत थी महुआ मैम। तो वो लेकिन मारती नहीं थी। हमारी एक मैम थी ललिता मैडम, उनको मैं बोलता था लल्ली, मतलब बैक बेंचर थे ना जो पीछे लोग बोलते थे कि लल्ली आ गई, बच्चे नाम देते हैं। तो वो ऐसी थी, बिना बात पे धोती थी, बिना बात पे। एक उनका मैं किस्सा अक्सर बताता हूँ कि हम लोग वॉशरूम जा रहे थे, तो आ रही थी वो कॉरिडोर से, और उन्होंने रोका, इधर आ। मैंने कहा यस मैम। पटाख एक लगाया, एक मेरे को लगाया, एक मेरा दोस्त था रोहित सेठी, मेरे को अब नाम याद आ गया, वैसे मेरे को नाम याद नहीं आते। तो एक उसको लगाया, तो मारे थप्पड़। कहती है कहाँ जा रहे हो? मैम वॉशरूम जा रहे हैं। पासिस हैं तुम्हारे पास? मैंने कहा यस मैम है। मैंने पास दिखाया, देखा वो पास होता था ना कि आप अलाउड हो, आप जा सकते हो, स्कूल टाइम में पासिस होते थे। तो वो कहती है पास है। मैंने कहा यस मैम है, दिखाया। कह रही है ठीक है जाओ। भाई तो मारा का है भाई, पहले पास देख लेते, धोया क्यों? मतलब ऐसी स्कूलिंग मैंने देखी हुई है। तो मुझे लगता था ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो उन मैडम का नाम मैंने हिट लिस्ट पे सबसे पहले रखा हुआ था। मेरे को कोई गर्दन के ऊपर हाथ लगाता ना, मुझे बहुत इरिटेशन होती है, मतलब मैं ना धो देता हूँ एकदम से। तो एक बारी वो मारने के लिए आई, और उन्होंने ना मेरे ऐसे पकड़े बाल। मैंने कहा मैम गर्दन के ऊपर हाथ मत लगाना। बचपन से मैं ऐसे ही हूँ। तो उन्होंने पकड़ के ना ऐसे ऐसे झुमोड़ा, और मैं मैडम छोड़ दो, मैडम गर्दन के ऊपर छोड़ दो। तो उस दिन मैंने उनका नाम हिट लिस्ट पे सबसे पहले लिख दिया था, उससे पहले कहीं पे 5वें 6ठे नंबर पे होगा।
तो मेरे को बहुत खुंदक थी उन पे कि नहीं, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे जिन टीचर से आप परेशान रहे, कभी बाद में मिलना हुआ जब आप मैंने इनके लिए प्लान किया, जब मैं बड़ा हुआ, अपना सक्सेसफुल टीचर बना, मेरे को बहुत लोग अप्रिशिएट करते थे, काफ़ी दूर से आते थे, 2-2 घंटा ट्रैवल करके ट्रेन का, फिर मेरे पास आते थे 1 घंटे की क्लास के लिए, और बहुत बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो क्रेजी होते थे। तो जब ये चीज़ें मैं देखता था तो 2 चीज़ें होती थी। पहले तो मन में थैंक्स आता था भगवान का कि उसने ऐसा गुणवत्ता दी कि लोग पसंद कर रहे हैं, और फिर दूसरा आता था कि उन टीचर्स को पता होना चाहिए जिन्होंने मेरे को इतनी लानतें दी थी। तो इन लोगों की वजह से, किसी के एक सेंटेंस की वजह से आप किस लेवल पे नेगेटिव हो सकते हो, ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैं हुआ था। और ऐसे ही किसी के एक प्यार भरे शब्द से आपकी पूरी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो सकती है, ये भी होता है। तो मुझे था कि मैं एक बार उनसे मिलके बोलूँगा कि मैम आपने वो गलत किया था, आपने मुझे इतनी लानतें दी थी, आज मैं सक्सेसफुल टीचर और प्यार से पढ़ा रहा हूँ, प्यार से, आपकी तरह नहीं। तो मैंने उनका एड्रेस वगैरह निकलवाया, उनका फ़ोन नंबर निकलवाया। फिर मेरे मन में ख्याल आया, जाके बदतमीज़ी नहीं करनी थी, मेरे को प्यार से उनसे बात करता है, लेकिन उनको बताता ये चीज़ गलत करी आपने। फिर मेरे मन में आया कि वो रिटायर हो गई हैं, बूढ़ी हो गई होंगी, पता नहीं उनके बच्चे बिगड़ गए होंगे, उनको छोड़ गए होंगे, घर की कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, फिजिकल पता नहीं मेडिकल कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। अब यहाँ पर जाके मैं भी एक बात से उनका दिल दुखायो, पता नहीं कितने टाइम तक बेचारी सोचती रहे, जिसका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अब तो वो या तो पढ़ा रही होती तो चलो आगे वो ठीक करती है, अब तो पढ़ाना भी नहीं। तो फिर मैंने ये सोच के छोड़ दिया कि नहीं, दिल नहीं दुखाना किसी का, अननेसेसरी नहीं दुखा। उन्होंने जो किया वो उनके साथ, मैं जो करूँगा वो मेरे साथ। टीचर्स जब बिहेव करते हैं इसलिए भी करते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं वो कैजुअली कर देते हैं कि जैसा व्यवहार इस बच्चे के साथ वैसा ही व्यवहार इस बच्चे के साथ ध्यान नहीं देते। तो क्या आता है, वो इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं इस कारण वो वैसे हो जाते हैं। ये जो बुरा व्यवहार करते हैं कुछ टीचर्स, क्या आपको क्या लगता है कारण? ये सिर्फ ना टीचर्स की बात नहीं है, हर आदमी ऑफिस में बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ बुरा व्यवहार करता है। ये वही बॉस है, जब ये जूनियर था तो इसके बॉस ने इसके साथ किया था। माँ बाप अपने बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, ये वही माँ बाप है, जब ये बच्चे थे तो इनके माँ बाप ने इनके साथ बुरा किया था। तो इंसान कभी भी सीखता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। ऐसे ही टीचर्स, जब स्टूडेंट्स थे ना, जब ये टीचर्स जब स्टूडेंट्स थे तो इनके टीचर्स ने भी इनके साथ बुरा व्यवहार किया था, तो इन्होंने कुछ सीखा नहीं। जैसे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने ये चीज़ सीखी कि जैसा मेरे साथ बुरा किया, मुझे आगे वैसा नहीं करना। तो ऐसा अगर हम सब लोग सीख लें तो सच में बहुत बड़ा चेंज आ जाए। अब आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपके बॉस ने जो आपके साथ बिहेव किया, अगर उससे आपको ठेस पहुंची, तो जब आप बॉस बनेंगे तो आप वो ना करें, ये सीखें। आप जब छोटे थे तो आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने जो आपके साथ हैरासमेंट किया, टॉर्मेंट किया, मानसिक पीड़ा देने को अंग्रेजी में टॉर्मेंट कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा था ना, मेरे को मानसिक पीड़ा बहुत मिली बचपन में, तो मैं अपनी बच्ची के साथ वो नहीं करता। हमें हमेशा धिक्कारा गया, तेरे बस की नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता। और मैं अपनी बेटी को छोटी छोटी सी बात पे उसको एनकरेज करता हूँ और उसके डिसीजंस उससे दिलवाता हूँ। इवन जब हम शॉपिंग करते हैं तो वाइफ जैसे सॉर्ट कर लेती है, अब इनमें से चुन लो, तो मैं रहमत को बोलता हूँ, रहमत आप बताओ आपको कौन सा पसंद है। आज आपके कपड़े उसने फाइनल किए? उसने फाइनल करे हैं, वही करती है। जब भी मैं तैयार होता हूँ मैं उसको बताता हूँ। अब मैंने इससे अलावा दूसरी शर्ट पहनी थी एक, पहले मैंने बिना टी शर्ट के पहना शर्ट, उसको दिखाया, मैंने कहा कैसा लग रहा हूँ, कहती है ठीक है। फिर मैंने ये शर्ट पहनी, अंदर टी शर्ट पहनी, फिर ऐसे मैंने कहा अब कैसा लग रहा हूँ, अब अच्छा लग रहा है। तो उसको ये मैसेज मिलता है कि मेरी एक हैसियत है, मेरी बात सुनी जाती है, मेरी बात रखी जाती है और मेरी बात मानी जाती है। एक तो उसको अपनी इंपॉर्टेंस मिलती है, दूसरी चीज़ बच्चे के मन में एक डिसाइसिवनेस आती है कि मैं डिसाइसिव हूँ, वो डिसाइसिव बनेगी। डिसाइसिव मतलब जो व्यक्ति अपने फैसले ले सकते हैं। बड़े बड़े उम्र के लोग हो जाते हैं, डिसाइसिव ही नहीं होते, इनडिसाइसिव लोग होते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि माँ बाप ने दबा के रखा होता है। तो ऐसे ही टीचर्स हैं, तो टीचर्स को भी ये चीज़ होनी चाहिए कि भैया जो हमें प्रॉब्लम्स आई, अब आगे हम वो चीज़ जो हो गया वो तो अनडू कर नहीं सकते। तो ये चीज़ है। आशीष ना, मैं नाम भूल गया, तो मैं बहुत बेकार हूँ नाम याद रखना, कि एक बार मैं अपनी बेटी का नाम गलत बता के आ गया था। मेरे कोई फ्रेंड थे, उसने बताया, कहता है मेरी ना बहन की बेटी हुई है, उसका नाम रखा है चाहत। मैंने कहा हाँ मेरी बेटी भी हुई है, उसका नाम रखा है राहत। अब घर पे आके ना मैं अपनी वाइफ को बता रहा हूँ, मैंने कहा उसकी ना बेटी का नाम उन्होंने चाहत रखा, तो मैंने कहा मैंने भी राहत रखा। कहते राहत का है, रहमत है। मैंने कहा अच्छा रहमत है। तो हम निचोड़ ऑफ द आंसर ये है कि हमें ज़रूर जो एक्सपीरियंस किया उसको एक जांचना चाहिए। जो मुझे प्रॉब्लम्स आई वो मैं आगे ना दूँ कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली तो फिर हो ही सकता है कुछ भी। रहमत की बात की, उसको पता है पापा इतने फेमस हैं?
देखती नहीं वीडियोज आपको? उसको पता नहीं है, क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी तब से लोग मिलते हैं, सेल्फीज लेते हैं, तो उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास नहीं है। उसको लगता है ये आम है, हर हाँ, किसी के घर तो में जब होता कोई था। फॉलोअर मिलते हैं, जैसे हम बाहर जाते हैं मार्केट में तो फॉलोअर्स मिलते हैं, सेल्फीज लेते हैं, तो मैं उसको इंक्लूड करता हूँ उसमें। मैं कहता हूँ देखो भैया ना आपकी वीडियोस देखते हैं, रहमत आपने भी करी हुई है ना वीडियोस मेरे साथ, तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं इसलिए सेल्फी ले रहे हैं वो। तो इस तरीके से उसको थोड़ा सा समझ में आता है कि अच्छा ऐसे है। हाँ। तब वायरल की बात करते हैं, पहला वायरल क्या था? पहला वायरल वही वीडियो थी जिससे आपने शुरुआत किया, फ्यूनरल वाली। वो मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि दिलासा देने को अंग्रेजी में कंसोल कहा जाता है, ऐसा समथिंग, और शौक मनाने की अंग्रेजी होती है मौन। उसके अंदर वो सेटअप कहाँ से हुआ, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं कैसे करूँ। एक्चुअली मेरा ना शुरू से ढंग है, मैं कुछ भी बात करता हूँ तो मैं उस कैरेक्टर में आके करता हूँ, और ये नेचुरल है। जब आप क्लास में पढ़ाते थे तब से? हाँ, तब तो मैं बहुत ज़्यादा नौटंकियाँ करता था। स्टूडेंट्स बोलते थे कि सर जैसे आप करते हो ना, ये दुनिया को पता लगना चाहिए आप नॉर्मल नहीं हो, कुछ बहुत डिफरेंट हो आओ। जैसे किसी को भी डांट दिया मैंने, कैसे बैठा दूँ, खड़ा हो जा, बैठा कैसे है, क्लास में है, कहाँ पे आया है, और फिर बता दो देखो ये क्या हरकत कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है ना, और मैं क्या करूँ, मैं इसको डांट रहा हूँ। डांटने को स्कोल्ड बोलते हैं, बैठ जा भाई। तो वो हंसते थे कि सर ये क्या था। तो वही चीज़ें जब मैंने वीडियोस बनाने लगा तो उसके अंदर भी सेम चीज़ आ गई। कोई ज़बरदस्ती जान के नहीं किया मैंने। इनफैक्ट जब लोग बोलते थे कि सर आप बहुत डिफरेंट हो, कमेंट्स आते थे टिकटॉक पे, तो मैं सोचता था इसमें डिफरेंट किया, मैंने तो वर्ड ही तो दिया है, मुझे नहीं लगता था कि कुछ डिफरेंट हो रहा है। बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि ऐसा लोग नहीं करते हैं, तो मुझे इसलिए डिफरेंट माना जा रहा है। इनफैक्ट उस पर वीडियो पे मेरा जो उस टाइम चलता था बहुत वायरल, वो ये होता था कि आदमी ना हर चीज़ का डेमो देता है। हाँ। इसको हर चीज़ में डेमो देना है। हाँ। तो कोई लोग कमेंट करते थे सर कि सुहाग रात पे भी एक वीडियो बनाओ। तो मैं कहता था जब आपकी शादी होगी बता देना, मैं आ जाऊंगा वीडियो बनाने। तो ऐसा समथिंग, तो ये ढंग ही था मेरा शुरू से, एक्ट करके। क्लासेस में ऑफलाइन में भी मैं एक्ट करके करता था, कोई भी चीज़ पढ़ा रहा तो एक्शन करके वो उसको स्कूल करके। में कभी ड्रामा किया, प्लेज में रहा? क्योंकि नहीं, एक मैं पढ़ाने का तरीका ठीक है, लेकिन वो जो एक्टिंग है ना वो भी काफी नेचुरल लगता है कि वाकई घर में चोरी हो गई या मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया है। वो कहाँ से आया है? वो गॉड गिफ्टेड है। हाँ। वो गॉड गिफ्टेड है। स्कूल टाइम में मैंने कभी किसी ड्रामाज में या किसी प्लेज में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत एनकरेज्ड चाइल्ड नहीं था, मैं डिस्करेज्ड चाइल्ड था। उनको लगता था ये पढ़ाई में खराब है तो बेकार ही है। एक बार तो मेरे साथ इतनी अति कर दी थी कि प्रिंसिपल के रूम में जो चेयरमैन थी वो भी थी, प्रिंसिपल थी वो ललिता मैडम भी थी, एंड शी स्लैप्ड मी वेरी हार्ड। और उस दिन बस मेरा बांध टूट गया था, मेरे को था कि आज घर पे जाके तो काम कर दूंगा, अब सहन नहीं होगा मेरे से। तो मैंने सोचा अब तो ख़त्म, तो बस आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उस टाइम मैंने उनको उंगली दिखाई, मैंने कहा मेरे से बदतमीजी मत कर देना, बहुत तेज चिल्लाया। मैंने कहा बहुत हो गया। उसके बाद तो ऐसी हो गई, ये क्या हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल थी, टीचर थी वहाँ पे, वो भी था। तो फिर जो प्रिंसिपल की बेटा था, उनकी नई नई मैरिज हुई थी, तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने मेरे को उठा के अपने रूम में लेके बहुत प्यार किया उसने। अगर वो उस दिन मेरे को प्यार वाली ट्रीटमेंट ना देती ना तो शायद मैं कुछ कर जाता। वो इतना मेरे लिए बैड डे था। तो वो सारी चीज़, उसके बाद ललिता मैडम सुधर गई थी वैसे। एकदम ठीक बात। हाँ, वो उसके बाद तो कभी मिलती थी, गौरव बेटा कैसे हो आप, मैं कहता था ठीक है मैम। उस दिन से तो बेहतर ही हूँ, बचा हुआ हूँ और क्या तो चाहिए। ये सारी चीज़ें थी। फिर नौटंकी इसलिए मेरी टीचिंग में भी आई और ये सब चला। तो फ्यूनरल वाली जो वीडियो जो आप पूछ रहे थे, फर्स्ट वायरल वीडियो वही थी मेरी, फेसबुक पे बहुत वायरल हुई थी वो। बनाई किसके लिए थी आपने, टिकटॉक के लिए या वो टिकटॉक के लिए बनाई थी उस टाइम, टिकटॉक के लिए बनाई थी। और वो फेसबुक पे वायरल हुई थी क्योंकि टिकटॉक से किसी ने शेयर करी थी ट्विटर पे, वो ट्विटर पे बहुत वायरल हो गई थी। फिर वहाँ से कोई मेरे को सर्च करके आया होगा, तो मेरा आदत थी मैं जो भी कंटेंट बनाता हूँ मैं सारे प्लेटफॉर्म्स पर डालता हूँ। फिर उस वजह से वो मेरे फेसबुक पे काफ़ी अच्छी रीच पकड़ी थी उसने। तो ये था वो। एक्चुअली ये था कि मेरा स्टूडेंट बोला, मैंने उसको बोला यार एक ना डेथ पे बनानी है वीडियो। कहता है सर उधर चलते हैं, जलाने पर दे देना आप कभी उधर शमशान घाट। मैंने कहा पागल, लोग मारेंगे। फिर मैंने सोचा यार ओरिजिनल तो वो ही रहेगा, लेकिन वो एक ना इनसेंसिटिव भी है भाई, कोई बंदा चलेगा तुम अपना कंटेंट बना रहे हो तो चीपनेस है। फिर मैंने कहा नहीं, इसको फनी करते हैं, इसको वैसे ही करते हैं। तो फिर इस तरह से वो प्लान किया मैंने और वो वीडियो बनाई। और वो उस पर थोड़ी सी नौटंकी डाली कि मैंने उसको लड़के को बोला कफन से ही अपने आंसू पूछियो, एक उसके फूल यहाँ लगा दिया। तो अच्छी वीडियो थी वो। बढ़िया। तो ये वीडियो आप कब से बना रहे थे? ये मैं बना रहा हूँ 2018 आई थिंक, मैं जहाँ तक एज फार एज माई मेमोरी सर्व्स मी वेल। तो इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल एक ईडियम होता है इंग्लिश का, बड़ा अच्छा ईडियम है। जब हम कहते हैं ना, जहाँ तक मुझे याद है तो एज फार एज आई रिमेंबर, एक ऐसा जनरली बोलते हैं एज फार एज आई रिमेंबर, लेकिन ईडियमेटिक में बोलते हैं इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल। तो जहाँ तक मुझे याद है तो आई थिंक इट वॉज 2018 समवेयर, 2018 और 2018 के जो लास्ट मंथ्स थे। बढ़िया। कैरेक्टर्स भी आपके चलते थे?
जंगली आंटी, खुजली भाई, कहाँ से आ गई ये कैरेक्टर? एक ना मेरे को मवाली पे वीडियो बनानी थी कि एक्सटॉर्शन बोलते हैं वसूली को। हाँ। तो फिर उसके लिए मैंने सोचा कि किसको लूँ, कोई अपने स्टूडेंट्स में से चूज़ करता था मैं, तो मुझे लगा ये लोग ना वो वैसा नहीं करेंगे जैसा मैं चाहता हूँ। तो फिर मैंने ये सोचा एक दो बारी ऐसे करके, मैं कहा ये बात तो ठीक लग रही है। फिर मैंने कहा उसका नाम क्या रखूँ, तो नाम मैंने सोचा कि खजूर रखता हूँ, ऐसे रखता हूँ, वैसे रखता हूँ। तो सोचते सोचते ना मैं ऐसे कर रहा, तो मेरे को यार खुजली रखता हूँ, खुजली भाई, ये सही रहेगा, फनी रहेगा। सो इन दिस वे इट वाज क्रिएटेड ऑन द स्पॉट, वही मौके पे चौका। टिकटॉक जब बंद हुआ तो कैसा लगा था आपको? टिकटॉक बंद हुआ तो लगा था थोड़ा एक झटके लिए कि एक सेकंड के लिए झटका आता है। फिर मैं एक चीज़ को सोचता हूँ, स्पिरिचुअली सोचता हूँ कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर समथिंग बेटर। तो फिर ठीक है, जो हुआ वो कबूल है। कितने फॉलोअर्स थे तब आपके? टिकटॉक में मेरा एकदम से बहुत अच्छा वायरल हुआ था कंटेंट और डेली बढ़ रहे थे। उन्होंने मेरे को मेल कर दिया था कि हम आपका अकाउंट वेरीफाई कर रहे हैं, और फिर मैंने फॉर्म फिल करके भेज दिया था। फिर नेक्स्ट डे टीवी पे देखा, भाई और बहनों आज टिकटॉक चिंता हो रही है मुझे इसकी। मुझे चिंता हो रही है इसकी। हाँ भाई, जिस में मैंने कदम रखा है ना वो सारी चीज़ें बर्बाद हुई हैं। सच बता रहा हूँ, क्रिप्टो मार्केट पता है ना क्यों बर्बाद हुई थी? ठीक है, भाई ने कदम रखा था क्रिप्टो पे। करीबन 2 बिटकॉइंस है मेरे पास। 2 बिटकॉइन सच में थे। अब देखो आज मैं होता तो यहाँ पे मेरा असिस्टेंट बात कर रहा होता आज। पैसे डूबने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टू लूज मनी, टू लूज एवरीथिंग यू हैव। बढ़िया। आप पढ़ाना नहीं चाहते थे, आप कहते हैं कभी भी पढ़ाना छोड़ सकता हूं। हाँ, मैंने जब अपना फर्स्ट बैच बनाया था तो उस टाइम भी मैंने उनको ये बोला था कि आप अभी पढ़ लो, क्योंकि मेरा पता नहीं मैं कभी भी छोड़ दूंगा। आई स्टार्टेड टीचिंग जस्ट फॉर मनी, क्योंकि मैंने बताया ना वो एक ईजीएस्ट वे था पैसा कमाने का। तो मेरे को पैसा चाहिए था, मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि आई ऑलवेज थॉट कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। क्योंकि मेरे को लगता था मैं कुछ क्रिएटिव करूँ, कुछ वो करूँ जो मतलब कुछ क्रिएटिव हो। क्या क्रिएटिव? हालांकि अब जो मैं कर रहा हूँ क्रिएटिव काम कर रहा हूँ सारा। नहीं, पर उस टाइम पे क्या थॉट क्या रहता था क्रिएटिव? उस टाइम में मेरे को क्लियर नहीं था, पर मुझे लगता था कि मैं इसके लिए नहीं बना। मैं ये कमरे में बोर्ड पे पढ़ाऊँ 4-10 बच्चों को, 15-20 बच्चों को, मैं इसलिए नहीं बना। मुझे ऐसा लगता था, मैं अपने सर्कल में यही बोलता था कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। तो स्टूडेंट्स को भी यही बोलता था कि भैया अभी पढ़ लो, मुझे पता नहीं है लास्ट बैच भी हो सकता है। और मैंने 20 साल पढ़ाया। तो लास्ट बैच जो मेरा था मैंने उनको भी यही बोला, मैंने कहा अभी पढ़ लो, मेरा कुछ नहीं पता। अभी भी बोलते हैं? नहीं, अब तो मैं पढ़ाता ही नहीं, अब तो छोड़ दिया मैंने। 2 साल के करीब हो गया, पढ़ाना छोड़ दिया। कोई कोर्स वगैरह आपको चलता है? हाँ, मेरा ऑनलाइन कोर्स होता है, रिकॉर्डेड कोर्स है, वो मेरी वेबसाइट पे बिकता है। 2 कोर्सेज है, एक तो लैंग्वेज कोर्स है कंप्लीट ग्रामर, वोकेबुलरी और स्पोकन स्किल्स, और एक वोकेबुलरी कोर्स। ऐसा कुछ नहीं करते आप 7 दिन में इंग्लिश सीखो? नहीं, 7 दिन में कभी भी नहीं आ सकती। जो सिखा रहा है वो पागल बना रहा है। 7 दिन में? 7 दिन में कभी भी नहीं आ सकती। नया बंदा कोई इंग्लिश सीखने आया, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, स्कूल कॉलेज में पढ़ रखा है, उसको बस ये है कि बस अच्छी अंग्रेजी बोल लो, एकदम फटचंट अंग्रेजी। अच्छी अंग्रेजी जो है ना वो 2 चीज़ों से ही आती है। एक आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरे उस वोकेबलरी को जोड़ के वाक्य कैसे बनाने हैं, सेंटेंस कैसे बनाने हैं, यानी ग्रामर। आपको ग्रामर अच्छी आनी चाहिए। तो ग्रामर की अच्छी नॉलेज, वोकेबलरी पर्याप्त मात्रा में, और फिर इसको यूज़ करने की प्रैक्टिस। तो ये चीज़ें चाहिए। तो किसी भी लेवल का स्टूडेंट आए तो ग्रुप में तो हमारा एक सेम फॉर्मेट ही होता था कि हम बेसिक से शुरू करते थे, और फिर इंटरमीडिएट लेवल, फिर एडवांस लेवल। तो ये तीनों लेवल्स, अब मेरे जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसके अंदर भी यही तीनों लेवल्स हैं। और अभी तक देखो मेरे कोर्स को लॉन्च हुए 2023 में मैंने किया था, फरवरी में, 1 मार्च 2023, यानी कि 1 साल से ऊपर हो गया। अभी तक आशीष एक भी ऐसा कमेंट नहीं है जो नेगेटिव आया हो। एक बंदे ने भी मेरे को नेगेटिव ना डीएम किया, ना कोर्स के लिए उसने नेगेटिव फीडबैक, ना मेरी किसी वीडियो पे उसने डिलीट कर दिए नेगेटिव। नहीं, मैं करता। आप मेरा इंस्टाग्राम देखो, माँ बहन की गालियां भी सब है उस पर, मैं कभी डिलीट नहीं करता। मुझे लगता है जिसके पास जो है ना वो वही देगा। आपके पास अगर जेब में फूल है ना तो आप फूल देंगे, अगर आपके पास पत्थर है तो आप पत्थर देंगे। उसमें मैं कैसा हूँ ये डिपेंड नहीं करता, आप कैसे हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी जेब में क्या है। तो जो गालियां देते हैं ना मेरे को, उसमें मैं कभी डिलीट नहीं करता। मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाए हुए, भर भर के लोग गाली देते हैं लेकिन मैं उस पर फोकस नहीं करता। ठीक है, उसने गाली दी, उसके पास वही था। तारीफ भी बहुत लोग करते हैं। तो मेरे कोर्स में सभी लोगों का एक मेरे को डीएम कॉमन जो आता है वो ये आता है कि सर लगा ही नहीं हम रिकॉर्डेड कोर्स देख रहे हैं, हमें लगा कि आप हमसे पर्सनल बात कर रहे हो। उसमें अंदर मैंने ऐसे पढ़ाया हुआ है, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि इतने साल पढ़ाया है ना। तो जस्ट कैमरा ऑन किया, पता है लेसन क्या पढ़ाना, और वो बोलना शुरू किया। तो वैसी मजाक, वैसी हंसी खेल, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे करूँगा, है ऐसे है ना, ऐसे मैं उसमें भी कर रहा हूँ। तो वो लगता ही नहीं स्टूडेंट को कि भाई ये बंदा हमसे बात नहीं कर रहा। निगेटिविटी की ही बात करेंगे, और उसी से जुड़ा एक कमेंट आया है सुनील का, हमारे यूजर है। हमने जब कार्ड डाला तो इन्होंने ये सवाल पूछा था कि तन्मय भट्ट ने आपको रोस्ट किया था, तब कैसा लगा था आपको, रिएक्शन क्या था आपका? एक ये इनका सवाल हो गया। मेरा सवाल इसी के साथ है कि जैसे निगेटिविटी आपको मिलती है सोशल मीडिया पे, मुझको तो लगता है कि 70% हिस्सा निगेटिविटी का ही होता है।
लोग ये कमेंट में आके अपने आपके पूरे अस्तित्व की ऐसी तैसी कर जाना चाहते हैं, तो वो आता है, हर दिन आपके ऊपर पड़ता है। अब कैसे करते हो डील फिर उससे? देखो बहुत सच बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल जब तन्मय भट्ट ने किया वहाँ से शुरू कर दो तो मुझे बड़ी खुशी हुई। पहले तो मुझे पता ही नहीं था तन्मय भट्ट है कौन। ठीक है, मेरे को बहुत सारे डीएम आ रहे हैं, सर तन्मय भट्ट ने आपके ऊपर वीडियो बनाया, तन्मय भट्ट। मैंने कहा तन्मय भट्ट ये है कौन? तो मेरे एक नेबर हैं, मतलब तब थे उस टाइम मैं नोएडा में रहता था, तो उन्होंने बताया, कहते तन्मय भट्ट ने क्या। मैंने कहा तन्मय भट्ट है कौन यार, मेरे को बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं कि तन्मय भट्ट नहीं जानता यार, तू कमाल है, तन्मय भट्ट नहीं पता। तो मैंने को पता लगा कि हाँ दैट इज द तन्मय भट्ट। तो मुझे अच्छा लगा। अब वो रोस्ट जो कर रहे हैं, अगर मैं उस व्यक्ति से पर्सनली मिलूंगा तो मेरे को तारीफ ही करेंगे, रोस्टिंग उनका काम है। सो ही इज टॉकिंग अबाउट मी। और उनकी फिर नेक्स्ट वीडियो में उन्होंने मेरे को बोला कि इंडिया का बेस्ट प्रोफेसर है ये, कि अगर ऐसे इंसान पढ़ाएगा तो फिर तो ये तो मतलब सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से लोग करते हैं। वो रोस्टिंग हम बोल रहे हैं लेकिन वो मोर देन अप्रिसिएशन है। और मैंने अपनी इंस्टा पे हाईलाइट भी बनाई हुई है स्पेशली, और उसके अंदर मैंने सबका क्लिप डाला हुआ है जो जिसने मेरे लिए ऐसा किया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है पर्सनली जब कोई कमेंट या कोई डीएम आते हैं गालियों वाले, तो मैं उसको भी नॉर्मली लेता हूँ कि इट्स अ पार्ट। आपको थिक स्किन्ड होना पड़ेगा, यू हैव टू बी थिक स्किन्ड। थिक स्किन्ड मतलब मोटी खाल। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, जैसे हम च्यवनप्राश की ऐड देखते हैं ना, वो ग्रीन एक कवच आ जाता है, किसी ने खांसी करी, कीटाणु है, छू के चले गए, आपको टच नहीं कर पाए। तो अगर आप ऐसे स्ट्रांग हो तभी आप सोशल मीडिया पे टिक सकते हो, या आप जीवन में भी तभी टिक सकते हो। आप अच्छा काम करोगे या कुछ भी काम करोगे, 4 लोग आपके घर से ही शुरू हो जाएंगे जो आपको गाली देंगे, 4 लोग घर से ही हो जाएंगे जो तारीफ भी करेंगे। तो आप फोकस किस पे करते हैं, वैसे रास्ते आपके बनते रहेंगे। तो मैं इस चीज़ों को बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ। अभी रील स्क्रॉल करते हुए ना कई बार क्या होता है, बाई चांस हार्ट पे आपका क्लिक हो जाता है तो वो लाइक चला जाता है, हमें नहीं पता चलता, कभी फॉलो भी हो जाता है। तो ऐसे किसी एक रील पे मेरा चला गया होगा, वो किसी लड़की ने देखा, वो अफेंड हो गई कि भाई सर ने ऐसी वाली रील को लाइक क्यों कर दिया। वो कुछ कंट्रोवर्शियल रील थी, मैं मेंशन नहीं करना था, कुछ पॉलिटिकल थी। तो उसने मेरे को कमेंट किया और बहुत बड़ा कमेंट किया, गालियां दी। और उसने मतलब इंग्लिश में ही लिखा कि शेम ऑन यू, आप ऐसे हो, मैंने आपको फॉलो किया था, घटिया आदमी हो, फलान हो, ढिकान हो, बहुत कुछ उसने लिखा। और मैंने देखा ये हुआ क्या। मैं तो बहुत कॉन्शियस रहता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल उस पर करता ही नहीं हूँ। फिर मैंने उसको लिखा थैंक्स फॉर योर कमेंट सिस्टर। और फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि इस तरीके से कई बारी बाई चांस हो जाता है, तो वैसे ही हो गया होगा, कोई बात नहीं सिस्टर, मेरे को वो लिंक दे दें, मैं उस पर उसको अनलाइक कर दूंगा। फिर उसका आया सर अब मेरे को इतनी शर्म आ रही है, मैंने आपसे बात कैसे करी, आई एम रियली सॉरी। तो देखो एक कम्युनिकेशन से क्लियर हो गई वो चीज़। तो मैं बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ, मुझे कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है। और ये लोग जितने भी गाली देने वाले हैं, जब ये मेरे सामने आएंगे ना तो ज़रूर हाथ मिला के सेल्फी लेंगे, उनको पता है मैं क्या काम कर रहा हूँ। पर वो वहाँ पे बैठे हैं, आज़ाद है, गाली दे दी। और कई लोग गाली, उनकी तारीफ भी है आजकल गाली, वो लिखेंगे अबे एमसी, लिखेंगे अबे एमसी क्या पढ़ाता है यार तू, और वो गाली दे दी। लेकिन वो गाली नहीं है, वो तारीफ है। अच्छा, हाउ यू टेक द थिंग्स दैट आल्सो मैटर्स। जब मैं बच्चों से बात करता हूँ ना, तो उनका ये आता है कि जब आप पूछते हो ऐसे किसी भी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर से, तो उनका अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, वो अपना फ़ोन बंद करेंगे और उससे चले जाएंगे। अभी रील के चक्कर में क्या होता है, किसी की रैंडम कहीं से भी कोई बात, इंटरव्यू ले रहा है, उसमें किसी ने गलत बात कह दी, उस बच्चे को वो वीडियो वायरल हो गया, या उसने अपने ही उस पर डाला, सोशल मीडिया पे डाला किसी की कोई भी रील। तो जो पहला थपेड़ा पड़ता है ना जब ट्रोल्स का, अब पहले भर भर के गालियाँ आने लगती हैं, और उसको पहली बार ऐसा अनुभव हो रहा है कि उसको मोहल्ले पड़ोस में 100-150 आदमी जान रहा है, लेकिन जब 10,000 लोग मिल के गालियाँ दे रहे हैं, तब वो क्या करे? कुछ नहीं करे। आप अगर सोशल मीडिया पे हो, मेरे सर्कल में ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे, लेकिन वो नहीं होते इसी वजह से कि गाली बढ़ेगी। मेरे सर्कल में 1-2 लोग हैं जिनकी रील बहुत अच्छी गई, कुछ ही रील डाली, उनमें से 1 मिलियंस में चली गई, लेकिन उन्होंने डिलीट कर दी। क्यों? क्योंकि उस पर गालियाँ भी आ रही थी। तो मैंने कहा भाई डरना किस बात का है, जो दे रहा है देने दो ना, जो जिसके पास है। अगर मैं डरता तो आज मैं सुशांत, सॉरी क्या नाम है, आशीष मैं यहाँ ना बैठा होता अगर आज मैं गालियों से परहेज करता हूँ। तो जिसके पास जो चीज़ है वो देगा। ठीक है, इसके ऊपर ना बड़ी अच्छी स्टोरी है, छोटी सी। एक आदमी होता है, उसके घर के बाहर उसने बाग में बड़ा अच्छा अपना बगीचा, हरियाली होती है, फल होते हैं और फूल होते हैं। उसका जो पड़ोस वाले होते हैं उन्होंने ऐसा नहीं सजाया होता, उनका गंदा सा रहता है। तो वो उससे ना बड़ा कलपते हैं। रात को वो लोग क्या प्लान करते हैं कि इससे ना झगड़ा करेंगे। अब किस मुद्दे पे झगड़ा करें, तो रात को वो कूड़ा उसके बाग में फेंक देते हैं कि अगले दिन सुबह उठ के आएगा और लड़ेगा। तो अगले दिन जब वो तैयार होते हैं, जैसे ही लड़ने आएगा ना, इसको हम पीट देंगे, धो देंगे इसको, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन तो अपनी थी, उनको जेलसी थी। अब वो बंदा आता है उनके घर पे, बेल बजाता है, ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं बड़े मूड से कि भाई आज तो इसको धो देंगे। जैसे ही वो खोलते दरवाज़ा, वो हैरान होते हैं, उसके हाथ में फल और फूल होते हैं, वो उनको देता है। वो कहता है भाई साहब ये किस लिए? कहता है जो आपके पास था वो आपने दिया, जो मेरे पास है वो मैंने दिया।
तो भाई ये सच है, जिसके पास कूड़ा है वो कूड़ा ही देगा, जिसके पास मोहब्बत है वो मोहब्बत देगा। आप चाह के भी ऐसे आदमी को जितना मर्जी झंझोड़ लो, गंद निकलेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। गौतम बुद्धा के पास एक आदमी है, उसने बहुत गालियां निकाली, वो शांत बैठे रहे, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं किया। जब वो चुप हो गया तो उसको कहते हैं और कुछ, वो चला गया था, पागल है ये। अब वो उसको बाद में गिल्ट हुआ, यार मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बंदे ने तो कुछ कहा ही नहीं। अब गिल्ट में वो वापस आया, उसने माफिया मांगी, रोया, उनकी बहुत तारीफ करी। जब वो तारीफें करके चुप हुआ तो उसको कहते हैं और कुछ, कोई रिएक्शन ही नहीं, और वो उनका शागिर्द बना। तो हमारे पे क्यों असर हो, मैं क्यों आपके हाथ में अपना रिमोट दूं? अभी बीच में किसी ने कुछ कमेंट किया और मेरी वाइफ को बड़ा बुरा लगा, तो मेरी वाइफ ने उसको रिप्लाई किया। अब वो दोनों की लड़ाई हो रही है। मैं वहाँ पे बियर ट्रिम करा रहा था, वहाँ पे मैंने देखा कुछ हुआ, आया घर पे तो उसने बोला, कहते मेरे को बड़ा बीपी हाई। मैंने कहा क्यों रिएक्ट कर रही है, छोड़ना, बहुत लोग होंगे। कबीर साहब का इसमें दोहा है, वो कहते हैं जब आप अच्छे रास्ते पे चलते हैं ना, तो आपको हज़ारों खतरनाक कुत्ते आके दांत निकालेंगे, गुर्राएंगे आपके ऊपर, लेकिन आप डरना नहीं, क्योंकि आप हाथी पे बैठे हो, छू भी नहीं सकेंगे आपको। तो हाथी क्या, आपकी पावर ऑफ पॉजिटिविटी। तो वो है, ये लोग आएंगे गाली देंगे चले जाएंगे, आएंगे गाली देंगे चले जाएंगे। इनमें से हो सकता है कुछ फेक आईडी से मेरे अपनी जानकारी आ रहे हो, यू नेवर नो। तो ठीक है, इट्स ओके, जो जिसके पास है वो दे। वी हैव टू बी थिक स्किन्ड। थिक स्किन्ड का उल्टा क्या होता है? थिक स्किन का थिन स्किन्ड। थिक का उल्टा थिन, जिसके ऊपर बड़ा जल्दी असर हो जाता है सब, वो थिन स्किन्ड है। जिसके ऊपर असर ही नहीं होता वो थिक स्किन्ड है। तो हमें थिक स्किन्ड होना चाहिए, मोटी चमड़ी का बनना। ठीक, अब चलते हैं वापस काम की ओर। वो कौन से आम शब्द कर रहे हैं और यही अंदर काम है चलते हमारा। हैं और अंदर चलते हैं। कौन से यूजुअली शब्द होते हैं जिनको गलत बोलता है आदमी, जैसे शेड्यूल, इस तरह से? नहीं, शेड्यूल गलत नहीं है आशीष। शेड्यूल ब्रिटिश इंग्लिश में बिल्कुल ठीक है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं शेड्यूल, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, या फिर शेड्यूल कास्ट हम वर्ड यूज करते हैं, या फिर शेड्यूल ट्राइब हम वर्ड यूज करते हैं। तो शेड्यूल ठीक है, ये ब्रिटिश इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन है। अब जो है अमेरिकन इंग्लिश बहुत डोमिनेट कर रही है, तो अमेरिकन के हिसाब से इसको बोलते हैं स्केड्यूल। स्केड्यूल, यस, ये स्केड्यूल नहीं है। जो लड़कियां बोलती हैं ना, वो एक्सक्यूज मी माय स्केड्यूल इज वेरी बिजी, तो वो स्केड्यूल नहीं है, वो होता है स्केड्यूल। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है अमेरिकन में स्केड्यूल, ब्रिटिश में शेड्यूल, तीसरा कुछ भी नहीं है। अब वो लोगों ने अपना क्या क्या बना लिया वो उनके ऊपर है, तीसरा कुछ भी नहीं है। और कौन से ऐसे शब्द हैं? बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जो लोग गलत बोलते हैं या फिर लोगों को पता ही नहीं। अब जैसे रिस्पेक्टेड सर हमें बचपन में सिखाते थे कि भाई एप्लीकेशन लिखनी है तो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम लिखो, लेकिन मैम, मैडम या मैम और सर के साथ कभी रिस्पेक्टेड लगता ही नहीं है। उसका मतलब ही वही है कि आप रिस्पेक्टफुली किसी को एड्रेस कर रहे हैं तो सर और मैडम के अंदर ही रिस्पेक्ट है। अगर तू तड़ाक हो रही है तो ये थोड़ी बोलेंगे सर बाहर निकल तेरा जरा हड्डी तोड़ू मैं, ऐसे थोड़ी होगा। तो सर तो एक बड़ा प्यार वाला शब्द है, उसके अंदर ही रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्टेड अंकल हो सकता है, रिस्पेक्टेड फादर भी हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्टेड सर नहीं होता। तो ये देखो गलत चीज़ें जो हमने सीखी। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें उस टाइम पे, आज का तो मैं बोलूँगा एजुकेशन सिस्टम बहुत बेटर है, बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन हमारे टाइम पे इतना स्टैंडर्ड नहीं होता था पढ़ाई, ऑल्दो कॉन्वेंट स्कूल में था फिर भी। तो और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो लोगों को, बहुत सारे वर्ड्स तो हिंदी से गए हैं, जैसे तकनीक से टेक्निक, उर्दू में फलसफी, फिलोसफी, ठीक है, बेहतर, बेटर, तो बहुत सारे हैं। वैसे ही हमारे बघेली का एक शब्द है नियरे, मतलब पास। अच्छा, नियर है, कौन सा है शब्द है? बघेली, बघेली, हाँ ओके। हाँ तो देखो नियर, नियर से नियर, नेड़े नेड़े हो सकता है। नेड़े पंजाबी में बोलते हैं ना, नेड़े। ठीक है, जंजी के बड़े स्लैंग्स चलते हैं, आप के सामने पड़े कुछ ऐसे सस, कैट? हाँ बिल्कुल, मेरे को भी ये चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल देखो ना बहुत सारे ट्रेंडिंग चीज़ें हैं जो हम, अब देखो टीचर होने का मतलब ये नहीं है कि आप 100% जानते हैं, वकील होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सारी दफाएं याद हैं, डॉक्टर होने का मतलब नहीं है कि आप बीमार कभी नहीं पड़ेंगे, है ना, ऐसा नहीं है। जब जज बैठते हैं तो वो वकीलों से रेफरेंस लेते हैं कि ये जो आप बात कर रहे हो कौन से कानून के कौन से नंबर पे क्या रेफरेंस है, फिर जज चेक करता है, देखा है तो वो जज किस बात का, फिर उसको पता नहीं, तो सारी किताबें थोड़ी पढ़ लेगा। तो ऐसे जो न्यू टर्म्स आते रहते हैं वो हमें भी चेक करने पड़ते हैं कि ये क्या है, इसका नहीं पता तो चेक करना है इसका क्या मतलब है। तो जो नए कुछ ऐसे जेंजी के टर्म्स आते हैं वो मेरे को चेक करने पड़ते हैं, करता हूँ। कुछ पता होते हैं, कुछ नहीं जो पता उनको ऐड कर लेते हैं अपनी नॉलेज में। बढ़िया। इंग्लिश फिल्में देखते हैं आप? इंग्लिश फिल्में नहीं, मेरा शौक तो नहीं था कभी भी, लेकिन अब कुछ फिल्में मैंने देखना शुरू करी हैं तो मुझे अब इंटरेस्ट आता है। एक मेरी फेवरेट मूवी है इनटू द वाइल्ड। हाँ,
देखिए आपने वो मेरी वो वैसा ना जिंदगी मैं जीना चाहता था एक्चुअली, वो मेरे से बहुत रिलेट करती है। एक वो मूवी और एक अपरिचित मूवी तो दोनों, क्योंकि जैसा उसमें अंबी का कैरेक्टर है ना, मैं वैसा था बिल्कुल, रूल से, हर चीज रूल से, सिस्टम से, किसी की परवाह नहीं करनी, बिल्कुल ठीक ठीक। तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम सी बहुत आती है। रूल वाला पार्ट ना, रूल वाला पार्ट, हाँ वो गैंगस्टर वाले से रूल वाले पे आया था। उसमें कहने वाला था इनटू द वाइल्ड में ऐसी जिंदगी जीनी है। हाँ, फिल्म के अंत वाला नहीं चाहिए, अंत वाला नहीं चाहिए, अंत वाला नहीं चाहिए। उसके अंदर कई चीज़ें बहुत अच्छी है। इनटू द वाइल्ड मूवी में एक डायलॉग है, जो वो ओल्ड मैन होते हैं ना, तो उसको जब बता रहे होते हैं कि यू मस्ट हैव सो मेनी इश्यूज विद चर्च, विद योर पेरेंट्स एंड ऑल, तो उस टाइम उसको वो चीज़ बोलते हैं कि व्हेन यू फॉरगिव यू लव, एंड व्हेन यू लव लॉर्ड्स लाइट शाइन्स ऑन यू। ये बहुत अच्छा है, मतलब ये बहुत अच्छा डायलॉग है। जब हम किसी को माफ़ करते हैं ना तो हम हल्के हो जाते हैं, हमने बोझ हटा दिया, और जब हम हल्के होंगे ना तो हम मोहब्बत में आएंगे। जब मोहब्बत करेंगे तो परमात्मा ही मोहब्बत है, गॉड इज़ लव, लव इज़ गॉड। बट ये वो वाला प्यार नहीं है कि उसको देखा तो ये जाना सनम, वो वाला प्यार नहीं है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट? अटैचमेंट, मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, मैं उसकी सहेली से भी प्यार करता हूँ, ठीक है मतलब ये जो हम प्यार बोलते हैं, आई लव यू भाई, आई लव यू यार, ये सब लव नहीं है, ये सारी अटैचमेंट्स होती हैं। लव और अटैचमेंट में फ़र्क अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं, सर आप कहते हो ये प्यार नहीं है, माँ बाप का भी प्यार नहीं है, तो फिर प्यार क्या है? जो ख़त्म ना हो वो प्यार है, जो एटर्नल है वो प्यार है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है वो प्यार है, और जिसमें कंडीशन है वो अटैचमेंट है। कंडीशन ये है, आप मेरे साथ ईमानदार रहेंगे तो आई लव यू, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा, तो ये कंडीशन आ गई भाई। माँ बाप बच्चों को अपनी दौलत ना दे तो बच्चे उनको कोर्ट में घसीट लेते हैं, तो फिर तो कंडीशन आ गई ना, फिर ये प्यार कैसा होगा? तो लव मीन्स एटर्नल, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। ये होता है सिर्फ दो लोगों के बीच में, सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच में, तीसरा कोई केस नहीं है। स्पिरिचुअल मास्टर और उसका पक्का डिसाइपल, सच्चा मुरीद, सच्चा, झूठा नहीं, बगुला भगत नहीं, तो ये उसके ही बीच में होता है। कबीर साहब का दोहा है, गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। परफेक्शन ऑफ रिलेशन देखो, परफेक्शन, कोई गिव एंड टेक नहीं है, एक सब कुछ दे रहा है और एक कुछ नहीं ले रहा है। कबीर साहब बहुत गहरे आप में बसे हैं। उनसे ज़्यादा बुल्ले शाह बसे। बुल्ले शाह, हाँ, वो तो मेरे को कुछ होता है, मतलब मैं बुल्ले शाह काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ। नुसरत साहब को जब 12 साल का था तब उनको सुनना शुरू किया, तो उस वजह से सूफीज़म, ये बुल्ले शाह की बाणी, बाबा फरीद साहब की बाणी, सुल्तान बाहू संत रहे हैं, उनकी बाणी हो, ये किसी और लेवल की चीज़ें हैं। तो मतलब कुछ बातें जो ना सुनी हो, अगर कुछ ऐसे लोग हो, एक दो बातें उनकी बुल्ले शाह आजकल के दौर में जो मुझे लगता है ज़रूरत है ना, चल बुल्लिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने। क्योंकि बुल्ले शाह जो थे वो ऊंची जाति के माने जाते थे। जिस संतों महात्माओं का कोई जन्म जाति नहीं होता, वो तो कहीं ना कहीं तो शरीर पैदा हुआ, वहाँ पे लोगों ने ठप्पा लगा दिया भी ये इस जाति का है। अभी स्टार्टिंग में आपने बोल दिया गौरव खन्ना ने, तो मैं अपना सरनेम कभी यूज़ नहीं करता। मैं हमेशा मना करता हूँ मेरा सरनेम कहीं यूज़ नहीं करना है। तो इंस्टा पे वेरीफाइड होने की वजह से वो खन्ना लगाना पड़ा, क्योंकि उनको लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, नहीं तो गौरव मोटिव ग्रूम ही था। बाकी मेरे सारी जगहों पे गौरव रहता है। लीगली जहाँ पे सरनेम चाहिए वहाँ पे खन्ना लगाना है, दैट्स अ काइंड ऑफ एड्रेस। तो वो जो बुल्ले शाह थे वो ऊंची जाति के थे, और जो उनके गुरु थे वो राई जाति के थे, नीची जाति के थे। तो उस टाइम तो और ज़्यादा कास्टिज्म था। तो उस टाइम सारे उनको बोलते थे कि भाई तो हमारे ज़ात को जो है कलंक लगा रहा है, तो नीची जाति वाले को गुरु बना के बैठा हुआ है। तो इसके ऊपर उन्होंने बोला कि चल बुल्लिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने, चलो वहाँ चलते हैं जहाँ पे सारे अंधे हैं, ना कोई साड़ी ज़ात पछाने ना कोई सानू मन्ने। ऐसे दुनिया में चलो जहाँ पे ज़ात पात कोई देखे ही ना। फिर एक और जगह पे उन्होंने बोला, बुल्ले नू समझावन आइयाँ पहना ते पर जाइयाँ, मन ले बुलिया साडा कहना छड़ दे पल्ला रहियाँ। मतलब मेरे को मेरे रिश्तेदार समझाने आ गए कि भाई तू हमारा कहना मान ले और ये नीची जाति वाले को छोड़ दे, इसको तूने गुरु बनाया हुआ है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि आल नबी औलाद अली नू तू क्यों लीका लाया, तू इतने बड़े ख़ानदान का है, मोहम्मद साहब का वंशज है, तूने क्यों कलंक लगा दिया इसको नीची जात वाले को गुरु बना के। फिर बुल्ले शाह कहते हैं, जेड़ा सानू सैयद सदे दो जख्म मिलन सजाइयाँ। जो मेरे को ऊंची जात वाला कहेगा ना, वो उनको नरक में जाना पड़ेगा। जेड़ा सानू राई आके पहचती पिंगा पाई, और जो मेरे को मेरी गुरु की जात वाला बोलेगा वो स्वर्गों में पिंगे झूलेगा। राई साई सबनी थाई रब दियाँ बेपरवाइयाँ, सोनियाँ मैं परे हटाइयाँ कोजियाँ गले लाइया। मेरा गुरु इतना प्यारा है, उसने अच्छे अच्छे लोगों को हटा के मेरे जैसे नीच को अपने शरण में लिया। देखो प्यार कितनी कितनी प्यारी भाषा है।
बहुत बहुत अच्छी भाषा है। बुल्ले शाह की बाणी में इतने मोहब्बत वाले शब्द हैं, अपने गुरु को प्यार से बोलते हैं माही, ढोला, यार, मेरा महबूब। एक नुसरत साहब की कवाली है, बेहद रमज़ा दसदा मेरा डोलन माही। ओहो, बहुत अच्छी कवाली है। बेहद मतलब अनलिमिटेड, रमज़ा मतलब राज, दसदा बताता। तो मेरा जो मालिक है, मेरा डोलन माही, मेरा प्यारा गुरु जो है, वो मेरे को बड़े सीक्रेट्स बताता है। तो उस पूरी उनकी उस कविता के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हर एक को ज़रूर पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो। जो भी उस धर्म जाति के महात्मा हैं, ज़रूर उनको पढ़ो। वो पता लगेगा धर्म जाति कुछ है ही नहीं, हम सब एक ही हैं। किस बात पे लड़ रहे हैं? अब क्या ही सवाल पूछे, इतनी अच्छी बातें चल रही है। इंटरव्यूज की बात कर लेते हैं फिर। कौन बात कर रहे हैं? वही टेक्निकल चीज़ें हो जाती है। इंटरव्यूज में बच्चे जाते हैं, उसका बड़ा डर रहता है कि आप नाराज हो रहे हैं क्या? नहीं, मतलब नहीं। ये कहाँ मैं बात ले गया? नहीं नहीं, नाराज नहीं हो रहा, बड़ी अच्छी बात हो रही है। मुझे आशीष लगा आपके इस एक्सपीरियंस से, डोंट माइंड, मतलब आप बेशक ये कट कर देना बाद में, लेकिन मुझे लगा यार आप नाराज हो रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके एक्सप्रेशन से मुझे लगा नहीं, मैं इतना डूब गया था। अगर ठीक है, मैं ऐसी बातें नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, नॉर्मल करते हैं, जो आपको बात करनी है वो करते हैं। नहीं, मैं तो उसी में डूब रहा था, और उसके बीच में मेरे को याद बोला ना हम कहाँ जा रहे हैं, तो मुझे शायद लगा कि नहीं, कहाँ जा रहे हैं मतलब इधर कहाँ आ रहे हैं। तो फिर वही मीनिंग आ गया ना इसका, हम कहाँ जा रहे हैं, हम बैठे किस लिए, हम कहाँ जा रहे हैं। खेल रहे हैं आप? नहीं, मैं खेल नहीं रहा, मुझे सच में ऐसा लगा। आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, नहीं, या तो यहीं वाइंड अप कर दो, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, मुझे सच में लगा आशीष, आई रियली फेल्ट कि आप कह रहे हो हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं, तो आप पहले बता देते कि हमारा फॉर्मेट इंग्लिश तक का ही रहेगा। यार ये बंदा पागल नहीं बन रहा। यार ये गलत बात है भाई, इसमें खेला ही है ना। ये बंदा पागल इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि ये बंदा थोड़ा बहुत इस बंदे को समझ यार गया है। गलत बात है, पता है मेरे, आप इतनी कड़वी मैं बात कितनी करो। देर से ढूंढ रहा था कौन से पॉइंट पे मैं प्रैंक करूं, कौन से पॉइंट पे प्रैंक करूं। यार एक पॉइंट मुझे लगा कि चलो ठीक है, बंदा पागल ही नहीं बन रहा यार। अभी मैंने आधे घंटे इधर पीछे बैठ के इनके साथ बात की है। ये इतनी कड़वी बात है, ऐसे कड़ी बात कह ही नहीं सकते। अच्छा, मैंने अगर इनको बुरा भी लगा होता ना तब भी ये ना कहते। नहीं लगा बिल्कुल। अच्छा, मैंने उनको ये चीज बोली थी, आर्यन को, आर्यन नाम है ना, मैंने आर्यन को बोला था, मैंने कहा आर्यन मैं ना प्रैंक करूंगा, कुछ भी हो जाए ना कैमरा मत बंद कराना, मैं प्रैंक करूंगा। यार वो फेल कर दिया आपने मेरा। नहीं तो मेरा आशीष ऐसा इंप्रेशन है, जो मेरे साथ में काम करते हैं ना लोग, वही नहीं जज कर पाते हैं मेरे को कि यार ये मतलब वो हमेशा पागल बन जाते हैं मेरे से, हमेशा। अभी भी अगर मैं फोन पे किसी को पागल बनाऊंगा ना, वो गारंटी है मेरी 99% पागल बन जाएगा। नहीं, मेरा बस ये था कि आप हुए नहीं यार, आपको तेवर भी नहीं लगा? हमने बैठ के आधे घंटे बातें की हैं जैसे, तो इतनी गहरी बातें करने वाला ऐसी किसी बात पे 1-2 सेकंड की बात पे नहीं नाराज होगा, मुझको ये लगता है। नहीं तो जो मेरे साथ मेरी वाइफ नहीं पहचान पाती मेरे को, वो हमेशा ऐसे देखेगी आप सच बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो। अभी अगर प्रैंक करूंगा ना किसी पे, तो बंदा मान जाएगा कि हाँ वो प्रैंक है, मतलब उसको लगेगा ये सच में गुस्सा कर गया। नहीं, मेरे अंश भर भी नहीं था। मेरे को लगा कि कुछ हो रहा है, इसके बीच में आप कुछ बोलोगे कि गौरव मोटिव रूम को फॉलो करें या कुछ करो किसी पे प्रैंक, अपने टीम वाले करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ जाएगा लाइव। चलो, मेरे साथ में एक लड़का हमेशा काम करता है, ईशू, वो सबसे ज़्यादा क्लोज है मेरे, और वो मुझे सबसे बेहतर जानता है। तो कोशिश करता हूँ मैं पूरे टाइम चुप रहूँगा कि वो पागल बने, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क आता है ना ठीक से, हाँ। आई विल ट्राई कि वो इसमें अच्छे से पागल बने। मैंने कल परसों भी बनाया मेरे एक फ्रेंड को, वो मतलब 99.99% ऐसा होता है, लोग पागल बन जाते हैं और रिपीटेडली पागल बनते हैं। कोशिश कर दो, गारंटी नहीं। हेलो। हाँ ईशू। सर गुड इवनिंग। काहे की गुड इवनिंग यार? क्यों गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड गुड क्यों बोलता है यार? मन में तेरे कुछ है, मुंह पे तो कुछ और करता है। मतलब क्या भाई? देख सीधी सी बात है, मैं हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोलता हूँ, ठीक है। अभी मेरे को पता नहीं हुआ क्या यार, यू मस्ट नो व्हाट यू स्पीक, कि तू क्या बोलता है लोगों को। अभी मेरे को बताया किसी ने, मैं नाम नहीं लूँगा, कि यू वर समथिंग स्पीकिंग इल ऑफ मी। सर क्यों मजे ले रहे हो? भाई हेलो, मैं ना मज़े नहीं ले रहा,
ठीक है। हर चीज़ ना मजाक में नहीं होती। यहाँ पे कोई मैं रील नहीं बना रहा कि मैं मज़े ले रहा हूँ। हर चीज़ ना मजाक में नहीं होती। टोन को समझो और उसके हिसाब से ना अपना अगर तुम्हें बात को टालने का बहाना मिल गया कि मज़े ले रहे हो तो ठीक है, टाल दो बात को। लेकिन जो बात होती है, जो तेरे को कंप्लेंट्स होती है ना इशू, वो ना मुंह पे बोला कर। मुझे ना इस तरह की ये चीप हरकतें पसंद नहीं है। तू पीठ पीछे कुछ बोलता है, किसी को कुछ बोलता है। जो बात है भैया, थोड़ा सा हिम्मत रखो ना, जिगरा रखो कि मुंह पे बोलो जो तुम्हें प्रॉब्लम्स हैं। सर मैंने बोला ही नहीं कुछ, किसने बोला है, क्या बोला है, बताओ तो सही। यही अब यार हंसने की बात क्या, मैं यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ तेरे से? मुझे लग रहा है आप प्रैंक कर रहे हो। तो यार मैंने किसी को बोला ही नहीं। ठीक है भाई, चल ठीक है, फिर तो इसको प्रैंक ही समझ ले और फिर अब मेरे से बात मत करियो, ठीक है? जब तो बंदा तो बताओ कौन है। बंदा तेरे सर्कल में, कॉमन सर्कल का है, तू क्या बदतमीजियां कर रहा है यार? अब तू प्रैंक बोल के बड़ा अच्छा तेरे को बहाना मिल गया टालने का। नहीं सुनना तो छोड़ देना, फिर खत्म कहानी। तेरे को पता होना चाहिए ना तूने क्या बोला है। एक तरफ तू कहता है सरो मेरे ये फलान ठिकान, और दूसरी तरफ तू बदतमीजियां कर रहा है। तो आपके लिए सर है ही इज्जत, तो पहले तो किसी को बोले नहीं। भैया मेरे को ऐसी इज्जत नहीं चाहिए, नाम तो बताओ। मुझे ऐसी इज्जत नहीं चाहिए। मैं उससे पूछता हूँ ना डायरेक्ट कि कौन क्या बोल रहा है, एक बार बात तो नाम तो बताओ और बोला क्या उसने, एक बार बताओ तो सही। तेरे को पता नहीं तूने क्या बोला? यही बोला कि मेरे को जबरदस्ती ले जाते हैं अपने साथ, वीडियोस बनवाते हैं। मैंने अब तेरे को मैं कहाँ लेता हूँ वीडियो में? तेरे को तो काफी टाइम से लिया ही नहीं मैंने। इस चीज की तेरे को अगर प्रॉब्लम है, पहले सर लेते थे मेरे को वीडियो में, कभी कह रहा है जबरदस्ती ले जाते हैं, कभी कह रहा है मेरे को वीडियो में नहीं लेते, अकड़ आ गई है। किस बात की अकड़ है भाई? बोला ही नहीं किसी को ऐसे कौन है, सारा नाम तो बताओ उसका, मैं बताता हूं। हंस क्यों रहा है? am I really joking? हंस क्यों रहा है? मुझे नहीं हंस नहीं रहा, वो मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा है। अजीब सा मेरे को कितना बुरा लगता है यार, हद हो गई है यार इस चीज की। मतलब कोई इज्जत नहीं है यार। नहीं किसी को, मैं वो नाम तो बताओ, मैं पूछता हूँ ना उससे। नहीं इशू, देख सुन मेरी बात, अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो मैं फिर भी यार समझ में आता। तू मेरे इतना क्लोज है यार, इतना तेरे साथ मेरा दिल वाला रिलेशन है यार। सर रो क्यों रहे हो सर? मुझे बताओ तो सही, किसने बोला है, एक बार बताओ तो सही कौन है, मैं बात तो करूं। नहीं यार ठीक है, कोई बात सर। आप मैंने बोला ही नहीं किसी को। मैं मतलब क्यों बोलूंगा? मैं तो आपसे इतना क्लोज हूँ, क्यों बोलूंगा किसी को ऐसा? नहीं भाई ठीक है, तेरे को भी पता है इशू जो तूने किया है ना, मेरे को ना सच में बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है यार अंदर से। सर मैं सच में बहुत किसी ने कान भरे हैं सर, झूठ बोला किसी ने कान भरे हैं। झूठ बोलने को अंग्रेजी में लाई कहा जाता है। मैं सोचने लग गया किसको क्या बोल दिया। अरे सुन, अभी लल्लन टॉप में पॉडकास्ट में लाइव तेरे को प्रैंक किया मैंने। अबे यार मैं सोच में पड़ गया। मैं सोच रहा हूँ, पहले मुझे लगा कि प्रैंक कर रहे हो, फिर तो अजय आपने थोड़ा सा और बोला, मैं तो सही में सीरियस हो गया। मैंने तो बोला ही नहीं किसी को कुछ। चल ठीक है, करते हैं तो बेटा, तू फाइनली बन गया बकरा। चल ठीक है, बाद में करता हूँ यार। देखो मेरे इतना क्लोज है ये। एक दिन ऐसे मैंने किसी को बनाया बकरा, उसका फोन आया दोस्त का, कहता है और बता, ऐसे होती ना, दो बातें कर ली फिर और बता। मैंने कहा और क्या बताओ? कहता और बता। मैंने ऐसी रोने की एक्टिंग करी। मैंने कहा मेरी बीवी मेरे को मारती है, कहती है मकड़ी के जाले मत तोड़ो, घर तोड़ रहे हो किसी का। और वो मान गया बंदा इस बात पे। आप अक्सर करते हैं लोगों के साथ? हाँ मैं मस्ती आता हूँ बहुत, मैं हमेशा करता हूँ। ये फंस जाते हैं 99.98% फंसते हैं। वाइफ तो मेरी 100% फंसती है। और भी जो लोग हैं, ये तो मतलब क्लोजेस्ट वन है ये। फंस गया। कुछ अच्छा है भाई में, कुछ तो अच्छा है। रियल लग रहा था रोना। अरे उस बेचारे की क्या हालत थी, उसकी आवाज की टोन चेंज हो गई थी। घबरा गया वो कि यार ये अब क्या वापस लौटे सवाल पे, वापस वही कि कहाँ जा रहा हूँ मैं सवाल पूछने। देखो नौटंकी जो होती है ना, मुझे ऐसा लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ना फ्रेश करती है। मैं अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको भी बोलता था ये चीज़ कि आपके फादर जब हो ना, क्योंकि फादर सन का रिलेशन हमेशा कड़वा रहता है मैक्सिमम। मैं तो पापा खड़े हो ना तो गुदगुदी कर जाओ पीछे से। ऐसे ऐसे होंगे, गाली भी देंगे, क्या कर रहे हो तू, लेकिन देयर इज अ मजा इन दैट। वो आपका रिलेशन ना क्लोज लेके आएगा। तो फनी होना चाहिए। फन एक आपको लाइट करता है, आपको हल्का करता है। हाँ, मेरे दो रिश्तेदार ऐसे ही भाई थे, आपस में लड़ा करते थे। तो भाई मैं सोचता था भाई हैं आपस में, एक दूसरे के इतना सीरियस लड़ रहा है छोटी छोटी चीज़ों पे। तुम लोग तो भाई रहे होगे, बचपन में मजे ही किए होंगे, तो वैसा कुछ कर लो ना, ऐसे उटपटांग सी हरकत। ऐसा ही मेरा थॉट रहता था, कभी कह नहीं पाया, पर बड़ा अच्छा है कि आप कभी थॉट। चलो वो तो पागल बन गया, आप नहीं बने। लेकिन बेटा कभी ना कभी बनाऊंगा, मैं कॉल करूंगा। कब किसी और पॉडकास्ट में होगा ना तो आशीष को पागल बनाऊंगा फोन करके। ये करना था, इंटरव्यू करने के बाद तुम लोगों को बुलाया क्यों था? बढ़िया वो, लेकिन वो भाई की तो हालत खराब हो गई। अब वो बाद में बोलेगा क्या सर आपने ऑन एयर मेरे को ऐसे कर दिया। चंक काट के डलाओगे इसके, बहुत मजेदार था।
आपको वैसे पसंद घर पे रहना है या घूमने जाना? मुझे अकेले रहना पसंद है, चाहे मैं घूमने जाऊँ चाहे मैं घर पे रहूँ। हाँ। मुझे अकेला, बहुत अकेला, बिल्कुल अकेला पसंद है। पहाड़ पसंद है, पानी पसंद है, क्या पसंद है? मुझे नेचर बहुत पसंद है, कुदरत बहुत पसंद है, चाहे वो पहाड़ों वाली हो, चाहे वो जंगल वाली हो, चाहे वो पानी वाली हो, चाहे वो बारिश वाली हो, चाहे वो रेगिस्तान वाली हो। कुदरत, नेचर, जहाँ पे दूर दूर तक कोई ना हो, मैं और मेरी तन्हाई पॉजिटिवली। इसलिए मेरे को वो इनटू द वाइल्ड पसंद है, क्योंकि वो बड़ा अच्छा है उसके अंदर। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं ना, देखो अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हमारा ध्यान कई चीज़ों में जाएगा। जब हम अकेले होंगे ना, स्टार्टिंग में तो ध्यान बहुत भटकेगा, लेकिन धीरे 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 वो खुद पे आने लगेगा। जब खुद पे आने लगेगा तो इंप्रूवमेंट्स होने लगेंगे, फिर अपनी वो चीज़ें दिखेंगी जिनको भी हम नज़रअंदाज करते हैं। तो खुद को देखेंगे तभी दिखेगा कि हम कहाँ पर, किस लेवल पे क्या कर रहे हैं। सेल्फ एनालिसिस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको दूसरी भाषा में हम मेडिटेशन बोल देते हैं, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में। वैसे इंट्रोस्पेक्शन ही हो गया कि आप अपने आप को देख रहे हैं कि क्या हूँ मैं। अच्छी चीज़ें भी देख रहे हैं, उनको और अच्छा करें, बुरी चीज़ें देख रहे हैं, आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया, इसमें से क्या क्या मैं हटा सकता था जो गलत था, और क्या क्या और ऐड कर सकता था। नेचर की बात की ना, आप एमपी जा सकते हो कभी बरसात के मौसम में। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं कभी बनना नहीं चाहूँगा वैसे। नहीं, आप अगर बन भी जाओ ना, एक वो वाला एमपी छोड़ा मेरे मध्य प्रदेश वाला, अगर आप बन भी जाओ काफ़ी फायदा हो जाएगा एजुकेशन का, स्टूडेंट्स का। मेरा क्या फायदा? तो आपके भी फायदे तो होंगे ही, एमपी बनने के बाद फायदे तो होंगे। नहीं, अगर मैं एमपी कभी बन गया और एजुकेशन भी अगर मुझे कुछ चेंज करना होगा। मेरा सवाल भी यही था कि हम कहाँ चूक रहे हैं अभी, क्या बदलाव? हम स्पिरिचुअलिटी में चूक रहे हैं। हम एसएसटी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, हम साइंस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं, सारी कैलकुलेशन दुनिया की सिखाते हैं, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं बचपन में, एक नींव डालनी कि हम सब एक ही हैं। अलग अलग एड्रेस हैं हमारे। मेरा एड्रेस है गौरव, ठीक है, ये शरीर का एड्रेस हो गया। अब 10 लोग हम खड़े हैं, किसी ने पूछा गौरव तो मैं देखूंगा, तो मेरा एड्रेस हो गया। उसने मुझे बुलाना है, इस शक्ल वाले को बुलाना है, तो वो नाम लेना है। बट इसमें हम जाति धर्म की इतनी कड़वी स्टैंप्स लगा लेते हैं। तो ये चीज़ें हमें बचपन में सीखनी चाहिए। ये चीज़ें हमें बहुत छोटी टीचर के हाथ में होना चाहिए। जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स थे उनको मैं बहुत कोशिश करता था कि मैं सारी चीज़ें उनको समझाऊँ। बुल्ले शाह के एग्जाम्पल्स लेके, कबीर साहब के एग्जाम्पल्स लेके। देखो कबीर साहब ने कितना अच्छा बोला कि जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहंदो म्यान। तो ये तो बॉडी तो म्यान हो गया ना, तलवार तो अंदर है ना हमारे। और कबीर साहब का ये और दोहा है, बहुत अच्छा है। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे ही में भेद है, पानी सब में एक। हाँ, कितना अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। हमारे भांडे तो अलग हैं, पानी तो वही है, वहीं से भर के आया है। बुल्ले शाह के भी बहुत अच्छे हैं, सुल्तान बहू साहब के भी बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज़ें हमें ज़रूर स्कूल लेवल पे हमें समझानी चाहिए, फिर बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। हमें बचपन में माँ बाप गुल्लक दिला देते हैं। मेरी बेटी अभी 5-6 साल की होगी, तब उसको दिलाई थी हमने पहली गुल्लक, और वो भी उसको शौक था कि वो लॉक वाली उसको बैंक चाहिए। नहीं तो आई एम वेरी मच अगेंस्ट दीज बैंक्स। हम उनको पैसा बचाना, पैसे पे फोकस करवाते हैं, बचाओ बचाओ। क्यों बचाना भाई? मैं तो चाहता हूँ मैं उसको खर्च करना सिखाऊँ, मैं उसको खर्च करना सिखाता हूँ। उसको मैं बोलता हूँ आपके पास देखो काउंट करो कितने पैसे, जब भी हम मॉल जाते हैं उससे पहले। अब आपने वहाँ पे मिनी सो उसको जाने का बड़ा शौक है, तो मिनी सो में आपने इसी कैलकुलेशन में रह के पैसे खर्च करने, खर्च करना है, आपने खरीदना है सामान, आपने अपने शौक पूरे करने हैं, आपने अपने आप को अच्छा एजुकेट करना है। पैसा खर्च करना किसी किसी को आता है, कमाते तो सारे ही हैं, किसी किसी को आता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं आशीष, बहुत पैसा है लेकिन फटी हुई शर्ट पहनते हैं। वो सिंप्लिसिटी नहीं है, वो स्टूपिडिटी है। स्टूपिडिटी और सिंप्लिसिटी में बहुत बारीक फर्क है। स्टूपिडिटी क्या है? जितना मैं खर्च कर सकता हूँ, अगर वो चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे खर्च करना चाहिए। अब मुझे पानी पीना है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, मैं प्यासा रहूँगा, 4 किलोमीटर बाद घर आएगा तो मैं घर पे पानी पीऊँगा, तो भैया 10 रुपये की बोतल खरीद लो ना। लेकिन अब आपको 10 रुपये की बोतल की ज़रूरत है, उसके पीछे पूरा टैंकर भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ओवर स्पेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा इडियम है, टू यूज़ अ स्लेज हैमर। स्लेज हैमर होता है ना, बड़ा हथौड़ा। टू यूज़ अ स्लेज हैमर टू क्रैक अ नट। इसका मतलब है छोटी सी चीज़ के लिए इतना बड़ा उठाने की ज़रूरत क्या है भाई? जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। हाँ, ये होगा शायद, हिंदी मुझे पता नहीं थी, बड़ा अच्छा आपने बोला है। हाँ, तो यही है। तो अगर हमें जस्ट टू शो ऑफ, मुझे ये चीज़ चाहिए, वो ओवर स्पेंड करना वो ठीक नहीं है। लेकिन जितनी ज़रूरत है, अगर आप 5,000 वाली कमीज़ पहन सकते हैं तो आपको 5,000 वाली पहननी चाहिए, 50 रुपये वाली नहीं। अगर आप 50 रुपये वाली अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको 50 रुपये वाली पहननी चाहिए, दिखावे के लिए 5,000 वाली नहीं।
तो जो आपके पास है उसको स्पेंड करिए। पहले हम सोचते हैं मैं अच्छा कमा लूंगा ना तो मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा, मैं ऐसे ऐशो आराम करूंगा। जब कमाते हैं तो फिर हम सेविंग, वो प्रॉपर्टी पे लग जाते हैं। फिर शादी ब्याह में 4 लोग बैठेंगे, उनमें देखेंगे एक मेरा प्लॉट वहाँ है, एक वहाँ है, एक यहाँ है। अरे अपने आप को क्या सुख दे रहे हो तुम? प्रेजेंट कहाँ है तुम्हारा? तो आई बिलीव इन स्पेंडिंग। जो मैं शर्ट्स खरीदता हूँ उसको मैं तुरंत पहन लेता हूँ, मतलब विद इन अ वीक और एज सुन एज पॉसिबल। कुछ लोग क्या करते हैं, पलंग के अंदर दबा के रखेंगे, उस दिन फलाने दिन पहनेंगे, ढिकाने दिन करवाएंगे, तब तक वो क्रेज खत्म हो जाएगा आपका, उसका फैशन चला जाएगा। मेरी बेटी भी बिल्कुल मेरे पर है, वो मैंने सिखाया नहीं है उसको, लेकिन वो चीज़ें जिस दिन खिलौना लाएगी उसको उसी टाइम अनपैक करके उसको करने का यूज करना। तो ये अच्छी बात है, स्पेंड करना आना चाहिए। और ये आपने स्कूल से, बचपन से, कॉलेज से ही सीखा, दिखावे से बचना? ये मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा। हाँ। ये मुझे अपनी लाइफ से सीखने को मिला। मैंने बहुत एनालिसिस करा, उसके बेस पे मैं बोलता हूँ कि ज़रूर हमें एनालाइज करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। मेरे हमेशा माइंड में क्वेश्चन रहता था, क्यों? अगर घर पे कोई किसी को झूठ बोल रहा है कि जी हम बिजनेस फैमिली से हैं, या फिर मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना, मैं सोचता था झूठ क्यों बोल रहा है, क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? सच बोल लो, हम ये हैं, वो हैं, जो भी आप हैं, वाई टू लाई? अब मुझे समझ नहीं आता था, तो मैं सोचता था अगर सच बोल देंगे तो क्या बवाल मच जाएगा। सच बोलो, ये है तो है, ऐसा है तो है। स्कूल कॉलेज का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि लड़कों में होता है दिखावा, ये है वो है। मैं रेगुलर कॉलेज नहीं गया, कॉरेस्पॉन्डेंस मेरा। पर स्कूल में तो होंगे ना ऐसे बच्चे। हाँ, लेकिन मेरे को कभी ऐसा दिखावा आया ही नहीं। स्कूल टाइम में तो कभी आया ही नहीं माइंड में कि ऐसा कुछ दिखावा करना है। स्कूल के बाद जो सर्कल होता है अपना, उस टाइम पे फिर मैंने जैसा बताया कि स्पिरिचुअलिटी में इतना चला गया था, तो मुझे वो चीज़ें ध्यान ही नहीं गया उस तरफ, फर्क पड़ना बंद हो गया। हाँ, उस तरफ ध्यान ही नहीं गया मेरा। मैं बहुत सिंपल होता था, मतलब मैं वाइट सी शर्ट पहनता था, बेसिक सी, और मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं सर आप जैसे कपड़े पहनते हो ना वैसे या तो हमारे दादा के पास है, नाना के पास है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कोई। मैं कहता आप कपड़े की वजह से आ रहे हो, मेरे वजह से आ रहे हो, बताओ। कपड़े की वजह से आ रहे हो तो कल शर्ट यहाँ पे टेबल पे रख दूंगा, पैंट्स रख दूंगा, अच्छी सी लाके फीस देके चले जाना। मेरी वजह से आ रहे हो तो पैकेट क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है? अंदर की वजह से आ रहे हो, पैकेट की वजह से नहीं आ रहे। लेकिन अब मैं ये चीज़ बोलूँगा कि बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये चीज़ सीखी कि बैलेंस होना चाहिए, बाहर भी ज़रूरत है, अंदर भी ज़रूरत है। अब पैसों की ही बात कर लेते हैं, अच्छी बातें तो बहुत हो गई। कितने दे रहे हो? अप्रेजर है मेरा, कुछ दिनों बाद कुछ याद आ गया, छोड़ते हैं। कोलैब वगैरह करते हैं, कोलैब वगैरह करते हैं। आप ब्रांड्स आते हैं आपके पास? ब्रांड्स आते हैं, क्वेरीज तो रेगुलर आती है, और बहुत अच्छे ब्रांड्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक मैंने सारे बड़े ब्रांड्स ही करे हैं, और क्वेरीज जितनी आती हैं वो सारे बड़े ब्रांड्स की ही आती हैं। तो इस बारे में मैं बहुत अच्छा लकी रहा हूँ कि, और छोटे जो आते हैं, छोटे इन द सेंस जो प्रोडक्ट्स मुझे लगता है कि नहीं ठीक या कुछ इस तरह के, मतलब नोन ब्रांड्स और ब्रांड्स जो होते हैं ब्रांड वैल्यू वाले, वही लेता हूँ मैं। और पैसे की बात आप करते हैं या आपका मैनेजर करता है? मैं ही करता हूँ, जनरली मैं ही करता हूँ। हाँ। पहले जो बेसिक क्वेरीज होती है वो व्हाट्सएप पे वो हैंडल कर लेता है, फिर उसके बाद वो जब लगता है कि हाँ ये ठीक है तो फिर उसके बाद मेरे से बात होती है। तो कंपनियां तो काफ़ी तेज हो गई होंगी, वो तो सब कुछ निकाल लेना चाहती हैं। चोरी होती है। जैसे मेरे को स्टार्टिंग में पता नहीं था कि ऐसे हिसाब किताब होता है, इतने रुपए कम कर लो। मुझे लगा था कि मतलब वो भैंजी टाइप्स होती है ना, बार्गेनिंग, हैगलिंग जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, हैगलिंग, वो चिक 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 वाली करना, वैसा करते हैं ब्रांड्स। नहीं सर इतना बजट नहीं है, सर ऐसे कर लो, सर ऐसे नहीं, सर वैसे कर लो। तो मैं आ चुका हूँ, मेरे को समझ में आ चुकी है, तो मैं उसी हिसाब से टैकल करता हूँ। तो अभी वैसा भी है ना कि एक और आदमी चाह रहा है कि नहीं पैसा वैसा भी क्या ही है, भेजे में तो क्लियर ही है कि क्या पैसे के पीछे दौड़ना, और दूसरी टाइम पीछे दौड़ना नहीं है। पैसे जरूरी है, कमाना अपने हक के लेना। हाँ, पैसे के पीछे भागना ये हो गया कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे बस पैसा पैसा पैसा, वो हवस टाइप्स, वो नहीं। लेकिन मेहनत करके आप कमा रहे हैं, ये कमाना ये गलत नहीं है इसमें। स्पिरिचुअल होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सन्यासी हो जाएं। स्पिरिचुअल होने का मतलब है बैलेंस्ड हो जाएं। हाँ। ये बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों के कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आपको देखो मैंने लाल कमीज पहनी है, मैं स्टाइल में बैठा हूँ, मेरा सन ग्लास है, मैं स्टाइल में अपने वीडियोस बनाता हूँ, यहाँ पे जो व्लॉगिंग भी मैं कर रहा था स्टाइल में, तो वो बैलेंस है। आप संसारिक जिंदगी जी रहे हैं तो संसार की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको करनी है। खाना तो खाता हो ना, खाना भी तो संसारिक ही है, लेकिन शरीर को तो चलाना ही, नहाना भी है। तो अध्यात्म का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आपने संसार छोड़ दिया। अध्यात्म का मतलब है बैलेंस। तो जहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वहाँ पे वो चीज़ करनी है। अब फैशन के नाम पे ये भी नहीं है मैं अंग प्रदर्शन करने लग जाऊँ, वो फिर गलत लेवल हो जाएगा। वैसे देखेगा भी कोई नहीं मुझे। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखेंगे लोग कहने अरे
गौरव सर आप आओ तो एक बार इस फील्ड में। ये मेरा सवाल था, दिल्ली में आप भरपूर समय रहे, बॉर्न एंड ब्रेड इन दिल्ली। हाँ, एक बार इसका भी कुछ बता दीजिए। कैसे बोलते ये हैं ब्रेड खाने वाली ब्रेड नहीं है। हाँ। जैसे बोलते हैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप, जनरली ऐसा बोलते हैं, पढ़ा बला, पला बढ़ा, पला बड़ा, है ना, सही बोल रहा हूँ ना हिंदी? हाँ, पला बड़ा। तो इंग्लिश में बोलते हैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप, जो बड़ा कैजुअली चलता है। लेकिन एक और टर्म होता है बॉर्न एंड ब्रेड, ये अमेरिकन टर्म है। बॉर्न एंड ब्रेड का मतलब होता है सेम, पला बड़ा, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। एक और भी होता है बॉर्न एंड रेज्ड, तो पला बड़ा उसके लिए भी यूज होता है। तो आई एम बॉर्न एंड ब्रेड इन दिल्ली। तो दिल्ली में कौन सी आपकी फेवरेट जगह है खाने पीने की, घूमने फिरने जगह मुझे कोई मैटर नहीं करती, अगर आप खुश है ना तो आप कूड़े घर के पास रह के भी आपको सुगंध आएगी। अगर आप अंदर से दुखी है ना तो आपको 5 स्टार होटल के बिजनेस क्लास जगह पे बैठ के भी आपको बदबू आएगी। सो इट डिपेंड्स कि आप अंदर से कैसे हैं। ये मैटर नहीं है कि आप कहाँ हैं, ये मैटर है कि आप कैसे हैं, ये मैटर है। आप देखो जितने एक अब बहुत साल, शायद आप इस फील्ड में तो आपको याद होगा, बहुत साल हो गए, नेपाल के जो राजा थे उन्होंने अपने पूरी फैमिली को मार दिया, राजकुमार ने। तो राजकुमार के पास क्या कमी रही होगी भाई लग्जरी की, राजकुमार, लेकिन खुश नहीं थे तो ये काम हुआ। और कहीं एक बारी मैं जा रहा था कहीं से, ये सच की बात आपको बता रहा हूँ, सड़क पे रिक्शे वाला लेटा हुआ है, रिक्शा उसका खड़ा है, 2 रिक्शे वाले लेटे हुए हैं, और वो दूसरे को पता है क्या कह रहा है, तो बड़ी गोल्डन मोमेंट थी जो मेरे कानों में पड़ी। उसको कह रहा है भाई रिक्शे वाले की है ना जिंदगी सही है, बस रात को सोने की तकलीफ है और कुछ ना है, बाकी सब सही है। सी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। उस आदमी से ज़्यादा अमीर आदमी आपको बड़े मुश्किल से मिलेंगे महलों में, जो सड़क पे बैठ के कह रहा है ज़िंदगी बहुत सही है रिक्शे वाले की। भैया दिन में बिना बात पे गालियाँ खाता है बेचारा, इतना बोझा खींचता है और भगवान का शुक्र अदा कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है आप कहीं पे भी हो, इफ़ यू आर हैप्पी, आप स्वर्ग में हैं, और अगर आप महलों में भी बैठ के आप खुश नहीं हैं तो आप नर्क में हैं। आपके पिताजी से आपकी बात बहुत समय बाद हुई, कई सालों बाद हुई। हाँ, ये एक बड़ा शॉकिंग मैटर है, बहुत शॉकिंग पॉइंट है कि जब मैं माँ के पेट में था, होने वाला था, और मेरे से एक बड़ा भाई था 2.5 साल बड़ा, तो वो उस टाइम छोड़ के हमें चले गए थे। उनका कुछ मदर से मेरे इश्यूज़ थे, बहुत इश्यूज़ थे, और वो चले गए थे छोड़ के हमें। और फिर उसके बाद जब मैं लगभग 12 साल या 11 साल का होऊंगा, तब किसी रिश्तेदार से मम्मी को पता लगा था कि वो आए हैं, तो रेलवे स्टेशन पे हमने उनको जाके ग्रैब किया था। उस टाइम मेरा पहला मिलना था अपने फादर से, जिन्होंने मेरे को देख के मतलब बहुत नेगेटिव ही इम्प्रेशन दिया था। और उस टाइम हमने आक्रोश था मन में कि भाई बिना बाप के हम रहे हैं इस टाइम तक, आप हमें क्यों छोड़ गए, वो सारी बातें हुई। फिर उसके बाद उनसे दोबारा मिलना नहीं हुआ कभी, वो कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या है, कुछ नहीं पता। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने उनको ढूंढ निकाला फिर से, तो माइंड में था कि भाई कुछ हुआ ऐसा कि भाई आज वो मिल जाएंगे। तो सर्च तो बहुत बारी किया उनके लिए, लेकिन जिस दिन मेरे माइंड में बैठे बैठे आया भी आज मिल जाएंगे वो, तो किया और वो मिल गए। उनको फिर मैंने कॉल किया, और उनको कॉल करके मैंने बोला कि आप मतलब उनका नाम लिया मैंने कि बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला हाँ जी साहब मैं यही बोल रहा हूँ। और फिर उन्होंने अपनी तरफ से बातें शुरू कर दी, यहाँ से मैं बातें कर रहा हूँ, वहाँ से वो कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो, और उन बातों में मेरे को क्लियर हो गया कि ये वही हैं, गलत नंबर नहीं है, राइट नंबर है। जो चीज़ें मैंने उनसे उगलवाई कि आप कहाँ से हैं, अच्छा यहाँ पे कितने टाइम से, आप क्या करते थे, तो वो सारा मेरे को क्लियर हो गया। फिर मैंने उनका नाम लिया, मैंने कहा एक्चुअली मेरे पिताजी का भी नाम यही है। तो कहते हैं अरे अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि इस नाम का बंदा मेरे को और कोई नहीं मिला आज तक। चलो 2 बंदे तो मिले कि हाँ मैं हूँ और एक और बंदा है। मैंने कहा नहीं, दोनों ही एक ही हैं, आप ही मेरे पिताजी हैं। तो वो कुछ सेकंड्स तो इतने शॉक हो गए, क्योंकि उनको लगा होगा यार, मतलब इस एज में अब शायद होगी उनकी 70 के करीब तो होंगे आई थिंक, तो इस एज में एक कॉल आ रहा है और वो कह रहा है मैं आपका बेटा हूँ। तो फिर मैंने उनसे पहले, वो मुकरे कहते नहीं मैं नहीं हूँ, वो मेरा फ्रेंड है। मैंने कहा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका बेटा हूँ, मैं निकलवा लूँगा, 5 मिनट लगेंगे, उस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने पहचान लिया आप ही, और मेरे को आपसे कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं, कोई मेरे को कंप्लेंट्स नहीं है कि आप क्यों छोड़ के गए, कोई मेरे को दुखड़े नहीं, रोने, कुछ नहीं। मैंने सिर्फ आपको इसलिए ढूंढ निकाला और ये बताने के लिए कि आपका बेटा है, जो आपको इज्जत की निगाह से देखेगा, जो आपको प्यार की निगाह से देखेगा, आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा, मैं उस बात को ही नहीं छेड़ूंगा, कोई कंप्लेंट ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपका एक बेटा है, बस। आपका इच्छा हो मिलने की, हमेशा आ सकता हूँ, आपकी इच्छा हो कॉल करने की, आप जब मर्जी करो, मैं आपको ना तंग करूँगा, ना ही आपको कभी मैं फोर्स करूंगा कि आप ऐसा करो। बस आपके कानों में डालना था कि आपका बेटा आपसे नफरत नहीं करता है। ये मत सोचना कि मेरी औलाद थी लेकिन वो मेरे से नफरत करती होगी। एक होता है ना कि भाई मेरी औलाद है और मैं आज बिना औलाद के घूम रहा हूँ, ओल्ड एज में पता नहीं कैसे हो क्या हो।
फिर उनके बाद उनकी मेरी काफ़ी कॉन्वर्सेशन हुई, अच्छी अच्छी बातें हुई। फिर उसके बाद उनका फिर फ़ोन आने लगे रेगुलर, और हंसी खेल भी होने लगा। बहुत सारी बातें, मैं हैरान हो गया। वो एग्जैक्टली सेंटेंस टू सेंटेंस मेरी तरह जैसा मैं बोलता हूँ, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ना कि जैसा भाव होता है वैसा, तो वो चीज़ें थी। फिर ये सब उन्होंने अपने लिए बताया कि वो शोज़ करते हैं पूरे इंडिया में, अलग अलग जगह पे, कभी आगरा में, कभी लुधियाना में उनके शोज़ होते हैं। ही इज़ अ सिंगर, तो वो सिंगर हैं, अच्छा गाते हैं। उन्होंने अपनी वीडियो शेयर करी और बहुत अच्छे उनके शोज़ मिलते हैं उनको। तो बस ये चीज़ें, अभी मैंने उनसे पूछा नहीं है कि मैं आपका नाम ले सकता हूँ या नहीं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा उनकी इजाज़त के बिना। लेकिन ये सब रहा तो एक मेरे को अंदर से सेटिस्फेक्शन है कि ठीक है। ऑल्दो हमने बहुत प्रॉब्लम्स देखी उनके बिना, क्योंकि जब आप बिना बाप के बढ़ते हैं तो एक मेल का कैसा होता है होना, वो आपको पता ही नहीं होता। हमें वो टच ही नहीं मिला फादर वाला। इनफैक्ट बहुत जगह पे हमें सुनने को मिलता था कि बिन बाप की औलाद है। तो अगर गिले शिकवे हों तो वो बहुत हो सकते हैं, लेकिन ये लाइफ इज़ अबाउट मूविंग ऑन। तो जो बीत गया वो बीत गया, आप क्या कर सकते हैं। उस चीज़ से मैं ये सीख सकता हूँ कि मेरे को अपनी बेटी को पूरा बाप देना है और पूरी माँ देनी है उसको, उसकी माँ के जरिए। तो ये चीज़ें हैं उनके अंदर। एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी जो कि मेरे पूरे प्रोफेशनल करियर में मैंने कभी नहीं देखी। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो स्पॉन्टेनियसली जैसे इंग्लिश के सेंटेंसेस आ जाते तो मैंने बोले, तो उन्होंने एकदम से टोक दिया, कहते हैं साहब हिंदी में बात करो मेरे से या पंजाबी में। तब उनको पता नहीं था मैं उनका बेटा हूँ। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया बोलना कि आई जस्ट वांटेड टू से ये ऐसा कुछ ऐसा बोला, कहते हैं साहब हिंदी में बात करो या पंजाबी में, इंग्लिश मुझे नहीं आती। तो ये कॉन्फिडेंस जो मुझे उनका मिला, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है दुनिया को बताने का कि भैया इंग्लिश नहीं आती तो कोई हुआ नहीं है, कोई एम्बेरसमेंट की बात नहीं है। आप बिंदास होकर बोलो कि इंग्लिश नहीं आती, कोई डर नहीं मारा किसी का। लैंग्वेज है, कोई ऐसा नहीं है कि इस लैंग्वेज के ऊपर आपको कोई लाइसेंस मिलेगा। तो ये चीज़ उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। और बस यही है। आपकी वीडियो देखे उन्होंने, पता है? हाँ, मेरी वीडियोस उन्होंने फिर देखी। उनको मैंने भेजी, शायद पहले कभी रैंडमली देखी होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर उन्होंने देखी, उनको प्राउड फील होता होगा। उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस तो नहीं किया, लेकिन उनको ज़रूर प्राउड फील होता होगा कि हाँ मेरा बेटा अब इस लेवल पे। उन्होंने मेरे कुछ पॉडकास्ट भी देखे, उससे रिलेटेड भी उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ मैंने देखा। और फिर मेरी बेटी से भी बात हुई। मिलने का प्लान कुछ बनाया? वो मैंने उन्हीं के ऊपर छोड़ा है, क्योंकि उनको ये ना लगे कि मैं उनको कुछ हार्म करना चाहता हूँ। एक बार उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली हुई कि हो सकता है तुम्हारी मदर ने जान के ऐसा करवाया हो ताकि मेरे को तुम प्यार से बुला के मेरे को हार्म करो। तो मैंने कहा नहीं है, मेरी मदर तो जिंदा भी नहीं है, शी इज़ नो मोर। और अगर वो होती भी तो मुझे परवाह नहीं होती इस चीज़ की, क्योंकि अगर मैं कुछ सही करूँ तो मुझे किसी चीज़ को कभी मैं देखता नहीं कि किसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझे देखना अगर मुझे सही करना है ना तो फिर मैं सही करूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को उसको नेगेटिवली लेना है, किसी को उसको पॉजिटिवली लेना है। मैं जानता हूँ मैं सही हूँ, परमात्मा जानता है मैं सही हूँ, और मेरे जो आगे रास्ता मुझे समझ से कह रहा है कि ठीक है तो मुझे उस पर चलना है। अब दर्शकों के कुछ सवाल हैं, इसके साथ फिर हम ख़त्म करते हैं आज का इंटरव्यू। गरिमा जी का सवाल है कि वायरल होने के बाद जीवन में क्या बदलाव आए, और विकास पूछ रहे हैं कि वायरल होने के बाद किन किन सेलिब्रिटीज से आपकी मुलाकात हुई? देखो, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मेरे से मिलने का मौका मिला, ये उनकी मेरे से मुलाकात हुई। ठीक है, और कई यूट्यूब चैनल्स को भी। बदलाव ये आया कि थोड़ी सी जिम्मेदारी और बढ़ गई वायरल होने के बाद। अब आपकी अगर कुछ वीडियो में कुछ लोगों को नहीं मज़ा आता तो आपको लगता है अब और नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। एक्चुअली बहुत क्रिएटिव होने के कुछ नुकसान भी हैं। वो नुकसान ये है कि आप एक ना बेंचमार्क वो कर देते हो, फिर उससे बिलो नहीं आप आ सकते, उससे ऊपर ही जाना है आपने। और कब कौन सी चीज़ चल जाए ना चले वो कुछ नहीं पता। तो इस पे तो यही बोलूँगा कि क्रिएटिव हर आदमी है, हर आदमी है। परमात्मा ने हर बंदे को बहुत मोहब्बत से, बड़े प्यार से बनाया है, ठीक है, और हर बंदे को बड़ी अच्छी क्रिएटिविटी दी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉपी करने लग जाते हैं। अभी कुछ इंस्टाग्रामर्स हैं जो ये सिखा रहे हैं कि कॉपी करो। मैंने रील्स देखी हैं, वो कहते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फेमस बंदों को कॉपी मारो, कॉपी मारो, जो चीज़ चल जाएगी उसको बस वैसे दो, फॉलो करो बस। ये गलत है। इससे क्या होता है, एक तो जिसकी आप कॉपी कर रहे हो आप उसके साथ गलत कर रहे हो, आप उसका मेहनत कॉपी कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप इस बंदे की जो कॉपी कैट है, आप उसका क्रिएटिविटी मार रहे हो। अगर आशीष आप मेरे को कॉपी करेंगे, आपका लेवल हो, मेरा अगर लेवल ये हो सकता है आपका ये हो, आप मेरे से कई गुना बेहतर हो, लेकिन आप तो मेरे को कॉपी करने में इधर ही अटके हुए हो। तो मुझे लगता है इंसान को क्रिएटिव अपना होना चाहिए। और क्रिएटिव वायरल होने के बाद बहुत सारे बदलाव आए, लोग जानते हैं। वैसे तो मैं घर से बाहर जब भी निकलता था पहले भी, तो मेरी आदत है मैं बहुत अपना ध्यान रखता हूँ कि अच्छे से ड्रेसअप होके निकलना है, लेकिन अब ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। ठीक है कि भाई अच्छे से निकलना है।
और ये लोगों की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया पे आप कहीं पे कमेंट कर रहे हैं तो वो बड़ा सोच समझ के आपको करना है। लाइक भी करना है तो भैया गलती से भी ना हो जाए लाइक, स्क्रॉल करते हुए आप किनको फॉलो कर रहे हैं वो भी बड़ा मैटर करता है। कि मैं अगर किसी पॉलिटिकल बंदे को फॉलो कर रहा हूँ तो उससे वो सारा मेरी पूरी आइडियोलॉजी समझ जाएंगे ये बंदा ऐसा होगा, जो कि ऐसा नहीं है। तो ये सारी जिम्मेदारियां हैं और फिर मेहनत तो है, रेगुलर कांस्टेंट मेहनत है, कांस्टेंट मेहनत है। बढ़िया। प्रियांशु पूछ रहे हैं कि क्या अंग्रेजी फिल्में देखने से अंग्रेजी अच्छी हो जाती है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा लेकिन अंग्रेजी सीख नहीं पाएंगे आप अंग्रेजी मूवी से, अंग्रेजी अच्छी कर पाएंगे। बहुत अच्छा उनका सवाल है, आई डोंट नो उन्होंने कॉन्शियसली पूछा है अनकॉन्शियसली, लेकिन शब्द बड़ा अच्छा लगाया कि अच्छी हो जाएगी कि नहीं तो जनरली लोग पूछते हैं सर इंग्लिश मूवीज देखने से इंग्लिश आ जाएगी? नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आप बंगाली मूवीज देखें, बंगाली आ जाएगी? नहीं आएगी। आपको कौन सी भाषा नहीं आती? जैपनीज नहीं आती, आप जैपनीज मूवीज देखें, जैपनीज आ जाएगी? नहीं आएगी। इंग्लिश मूवीज देखने से इंग्लिश नहीं आएगी, इंग्लिश आती होगी तो इंप्रूव हो जाएगी, आपको वोकेबलरी और ऐड ऑन हो जाएगी। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम ना टीचर्स लोग जो पढ़ाते हैं उससे कुछ हट के चीज़ें होती हैं जो हमारी आम मर्रा की, अब जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, अगर कोई बोलेगा सर लाइट ऑन करनी है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो उसको जनरली किताबी तौर पर यह बताया जाएगा स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट इंग्लिश में। लेकिन अंग्रेज ऐसे नहीं बोलते, वो बोलते हैं हिट द लाइट्स। तो ये आपको जो नॉर्मली यूज हो रही है इस तरह की चीजें आपको समझ में आने लगेंगी फिल्मों से, कहाँ पर बोला जा रहा है। और एक चीज बड़ी क्लियर होगी इंग्लिश मूवीज देखने से, आपको ये पता लगेगा यार इंग्लिश कुछ है ही नहीं, बड़ी नॉर्मल है। हाँ। इतने में तो हम ही बोलते थे, इसमें है क्या? हमने बस हवा मचाया हुआ है कि इंग्लिश हो, इंग्लिश कुछ भी नहीं है। तो जरूर देखनी चाहिए इंग्लिश मूवीज। ठीक। आखिरी सवाल दिया का है कि हम गौरव मोटिव ग्रूम को देखते हैं, गौरव किसे देखते हैं? मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ना बात फिलोसफिकली है, इंट्रोस्पेक्शन होता है एक तरह का। जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं अपनी रील ज़्यादा से ज़्यादा देखता हूँ, उससे मेरे को अपनी कमियाँ पता लगती हैं, उससे अपनी और चीज़ें पता लगती है, अपनी आवाज़ के बारे में पता लगता है कि मुझे और कैसे बोलना है, कहाँ पे क्लैरिटी कम है, या मेरे बॉडी लैंग्वेज कैसी हो रही है, या कैमरा एंगल में कैसे और बेहतर हो सकता था। तो इन बारीकियों में जाता हूँ अगर मैं अपनी बार बार चीज़ें देखता हूँ। दूसरी चीज़, मुझे ये भी बड़ा अपना कंटेंट मुझे बड़ा पसंद है, मैं अपने आप को बड़ा प्यार करता हूँ, ठीक है। जब मैं शीशे का होगा तो यार क्या बंदा बना दिया भगवान ने, टॉप क्लास, टॉप। तो मुझे सबसे अच्छा कंटेंट अपना देखने में लगता है, तो मैं सबसे अच्छा अपना ही देखता हूँ। उसके बाद अगर मेरे पास ऑप्शन हो तो मैं फिर नुसरत फ़तेह अली खान साहब के चीज़ें देखूँगा। बहुत बढ़िया। उनका मैं देखना चाहूँगा, मतलब उन्हीं की मैं देखता हूँ, सुनते हैं उनको आप। बहुत बढ़िया। तो इसी सवाल के साथ, दिया जी के सवाल के साथ, आज की ललन टॉप बैठकी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। गौरव जी आए, इन्होंने इतना वक्त दिया, इतनी अच्छी बातें की, बीच बीच में मैं फ्लो में बह गया और मैं आपका मैंने फ़ायदा उठा के आपको प्रैंक करने की कोशिश करी, बट आप हाथ में नहीं आए। प्रैंक का शिकार नहीं बना, इस चीज़ की भी मुझे बड़ी खुशी होगी। सो मेरे फेलियर्स में से एक रीज़न आप भी हो। तो आज के एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप। धन्यवाद। एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो एंड आई रियली इंजॉयड माई सेल्फ। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जाते जाते एक चीज़ और बता देता हूँ। हाँ। मैंने बोला आई रियली इंजॉयड माई सेल्फ। इंजॉय को कभी भी अकेला यूज़ नहीं करते। आर यू इंजॉइंग, ये गलत है। आई इंजॉयड, ये गलत है। इंजॉय के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये लगाना पड़ेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है आप ये बताएं कि क्या इंजॉय किया। आई इंजॉयड द शो, ये सही है। आई इंजॉयड माई सेल्फ, ये सही है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँगा आई इंजॉयड, ये गलत है, ये गलत है। हाँ, तो ये बहुत मेन पॉइंट है जो लोग नहीं जानते हैं। लोग ये बोलते हैं आई एम इंजॉइंग अ लॉट, लेकिन इंजॉइंग अ लॉट बोला वो गलत है। क्या इंजॉय किया ये नहीं बताया। निचोड़ ये है, या तो इंजॉय के बाद जो आपने इंजॉय करी है चीज़ वो बताएं, या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। सो आई इंजॉयड माई सेल्फ। तो इंजॉय अकेले नहीं होता। इस सीख के साथ आज का एपिसोड करते हैं यही ख़त्म। देखते रहिए दी ललन टॉप।